रीबर्थ ऑफ माई क्राउन्ड क्वीन एपिसोड 3। अभिमन्यु अपना गुस्सा दिखाकर वहां से निकल गया था, पर उसकी मां अवंतिका जी पीछे बैठी हुई हैरान थी। उनको उसका इस तरह जाना कुछ समझ नहीं आया, और सुमेधा जो रो रही थी उसको रोता हुआ देखकर उन्होंने अब कहा, क्या हो गया बेटा, आप परेशान क्यों है? कोई बात है तो हमें बता सकती है। सुमेधा जो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, उसने खुद को संभालते धीरे से कहा, कुछ नहीं मासा, बस हमारा मन कुछ ठीक नहीं है। अवंतिका जी उसे गौर से देखने लगी। वो कुछ कुछ समझ पा रही थी, उन दोनों के बीच कुछ तो ऐसा था जो उलझा हुआ था। वो समझ नहीं पा रही थी ऐसा क्या था। अवंतिका जी ने उसकी तरफ देखते हुए बहुत ही आराम से उसके सर पर हाथ रखा और प्यार से बोली, कोई बात नहीं, इस हालत में होता है तो अपना ध्यान रखिए, और हमें कुछ पूछना भी आपसे। सुमेधा ने जैसे ही ये सुना उसने अपनी आंखें भींच ली। उसको कहीं ना कहीं समझ आ गया था अवंतिका जी अब उससे क्या पूछने वाली थी। वो इधर उधर देखते हुए बोली, मासा अभी हम आपको नहीं बता पाएंगे, कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, आप परेशान मत होइए। उसकी ये बात सुनकर अवंतिका जी आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। वो प्यार से उसका गाल छूकर बोली, ठीक है, आपके जैसा ठीक लगे, पर इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके मन में कभी भी कोई बात है आप आराम से हमसे कह सकती हैं। अवंतिका जी अब उसे आराम करने का कहकर वहां से निकल गई। सुमेधा की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। वो रोते हुए अपने आप में बोली, हमें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये सब। ये रिश्ता ही जब इतना उलझा हुआ है तो हमारे आने वाले कल का क्या होगा। हम नहीं चाहते इस रिश्ते की उलझन की वजह से हमारा आने वाला बच्चा परेशान हो जाए। अभिमन्यु इस वक्त महल के पीछे वाले हिस्से के बैठक में अकेला बैठा हुआ था। डॉक्टर ने जो भी कहा वो सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी, और उसके बाद सुविधा का इस तरह रोना याद आते ही उसके चेहरे पर एक बार फिर गुस्सा उतर आया। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली और टेबल पर जोर से अपना हाथ पटक दिया। तभी अवंतिका जी वहां आए। बेटे की हरकत उनकी आंखों से छिपी नहीं थी, और अब तक मन में जो शंका थी वो और गहरी हो गई। अभिमन्यु के पास आकर उन्होंने सवाल किया, सब ठीक है आपके और सुमेधा के बीच में? अपनी मां का सवाल सुनते ही अभिमन्यु दूसरी तरफ देखने लगा और उसने बेरुखी से जवाब दिया, कुछ ठीक हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अवंतिका जी ने कुछ सख्त होकर कहा, आपका गुस्सा आपको पागल बना देता है। आपको समझ नहीं आता आप क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। अभिमन्यु, हम आपको बार बार एक ही बात समझाते हैं, अपने गुस्से पर काबू कीजिए, पर आपको ये बात समझ ही नहीं आती है। ये क्या तरीका था आपका, इस तरह से कमरे में से आने का क्या मतलब था? इतनी बड़ी खुशखबरी है, आपको खुशी नहीं हो रही? अपनी मां की ये बात सुनते ही अभिमन्यु की आंखों के सामने एक बार फिर सुमेधा का रोता हुआ चेहरा आने लगा। वो अपना गुस्सा दबाते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ज्यादा सोच रही है। उसकी मां उससे फिर सवाल करती, लेकिन उससे पहले ही उठकर वहां से तेज कदमों से निकल गया, और अवंतिका जी पीछे से जाते हुए देखते रह गई। जोधपुर अंडरस्कोर रुद्रवीर और अंबिका भी शाम होते होते घर आ गए। वो लोग जब आए सब हॉल में ही नजर आए। रुद्रवीर और अंबिका भी अब रुक गए। दादी सा ने उन दोनों की तरफ देखकर पूछा, पंडित जी ने पूजा करवाई? अंबिका ने सिर हिलाया। रुद्रवीर उसे एक नजर देखता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कनुप्रिया जी बेटे की नजर उस पर देखकर मन ही मन मुस्कुरा दी। साधना जी ने अंबिका को अपने पास बैठाया। अंबिका अब सबके बीच में बैठी हुई थी। रुद्रवीर अपने कमरे में ही था और शायद अंबिका के आने का ही इंतजार इस वक्त वो कर रहा था। उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी हुई थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जब से वो आया था उसकी नजर दरवाजे पर बनी हुई थी। अंबिका अब तक नहीं आई। उसने अपने हाथ में बंधी घड़ी देखी। वो अब उठकर खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकल आया। कॉरिडोर में आते ही उसकी नजर अंबिका पर पड़ी, जो इस वक्त उसकी माँ, चाची और दादी के बीच बैठी हुई कुछ कुछ बोल रही थी। रुद्रवीर उसे वहीं से देखता हुआ मन ही मन में बोला, सबके साथ इतनी बातें। उसके लबों पर अपने आप एक छोटी सी मुस्कान आ गई। वो अब वापस अपने कमरे में आ गया। कमरे में आते ही एक बार फिर से अंबिका का ख्याल लिए वो मुस्कुरा दिया। रुद्रवीर आकर सोफे पर बैठा। उसने अपना लैपटॉप खोला और अपने किसी काम में लग गया। उसका ध्यान अब अपने काम पर लग गया था। कुछ देर बीते, अब अंबिका कमरे में आए। अंदर आते ही उसकी नजर सोफे पर बैठे हुए रुद्रवीर पर चली गई। वो इस समय कमरे में ही था, जो देखकर अंबिका एक पल के लिए हिचकिचा उठी। वो अब भी उसी तरह से खड़ी थी। तभी रुद्रवीर की आवाज कानों में पड़ी, बैठ सकती हैं आप। अंबिका ये सुनते ही हड़बड़ा गई। वो तो अपने काम में लगा हुआ था, फिर उसका ध्यान कैसे गया? अंबिका की तरफ देखकर रुद्रवीर अब मुस्कुराते हुए बोला, आपको मौजूदगी का एहसास इस वक्त आपकी पायल और चूड़ियां करवा नहीं है। अंबिका ने जैसे ही ये सुना, झेपते हुए वो हल्का सा हंस पड़ी। जयपुर अंडरस्को आज पूरे समय सुमेधा अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई थी।
रात का खाना भी उसने अपने कमरे में अकेले ही खाया और अब भी वो अकेले बैठी हुई थी। ना जाने इस वक्त उसके जहन में क्या चल रहा था जिसकी वजह से वो इतनी खामोश बैठी हुई थी। कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही सुमेधा भी उठकर खड़ी हो गई। उसकी नजर अब सामने से आ रहे अभिमन्यु पर पड़ी। उसे देखते ही उसने सिहरकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। वो अब खुद को सामान्य कर रही थी, तभी सामने से आता अभिमन्यु उसके ठीक सामने आकर रुका। अभिमन्यु पर नजर पड़ते ही उसने अपनी नजरें झुकाई। वो कुछ गुस्से से उसे देख रहा था और अब उसने गुस्से से उसकी बाहों को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। अभिमन्यु की नजरों में देखने की जगह सुमेधा नीचे देख रही थी। वो उसे ही देख रहा था। उसका इस तरह से नजरें झुकाकर खड़े रहना उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने लगा था। उसने सुमेधा की दोनों बाहों पर अपनी पकड़ एकदम कस दी। दर्द के एहसास से सुमेधा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो उसी तरह से खड़ी थी। अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुंह में जबान नहीं है आपके, या आदत हो गई है सब कुछ छिपाकर रखने की। सुमेधा ने जैसे ही उसका ये तंज सुना उसे समझ आ गया वो किस बात के लिए ऐसा कह रहा था। उसने उसी तरह से अपनी नजरों को उठाया। अभिमन्यु से नजरें मिलते ही वो धीरे से बोला, ऐसा नहीं है, हमें पता ही चला इसलिए। अभिमन्यु ये सुनकर हंस दिया। उसका इस तरह हंसना एक पल के लिए सुमेधा को समझ नहीं आया। वो उसकी तरफ ही देख रहा था। अपनी हंसी को रोकते हुए उसने अब गुस्से से कहा, पता चलता तब बताती हमें। सुमेधा कुछ कहती उससे पहले ही अभिमन्यु एक बार फिर से एकदम गुस्से से कहा, जो भी बात हमें पता होनी चाहिए वो हमें बताना आपको कभी जरूरी नहीं लगता है। हर बार का हो गया है आपका, पर इस बार हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि ये बात सिर्फ आपसे नहीं जुड़ी। सुमेधा उसके लगाए ये इल्जाम सुनकर एकदम शांत ही थी। वो उसे देख रही थी और इस तरह से उसका चुप हो जाना अभिमन्यु का गुस्सा बढ़ाता जा रहा था। उसकी दोनों बाजू पर अपनी पकड़ और भी तेज मजबूत करके वो उसकी तरफ देखने लगा। सुमेधा ने उसकी तरफ देखकर एकदम शांत से ही अंदाज में कहा, आप हमारी बात पर यकीन ही नहीं करेंगे, ये जानते हैं हमने कुछ भी जानकर नहीं किया, नहीं पता चला हमें, इसलिए आपको नहीं बताया। अभिमन्यु ने एकदम ही दांत पीसते हुए उसे लगभग घूरकर देखकर कहा, आपके रोने से पता चला हमें कितनी खुशी हुई आपको। सुमेधा ने जैसे ही ये सुना उसे अब समझ आया क्यों उस वक्त अभिमन्यु इस तरह से चला गया था। उसने धीरे से ही कहा, कुंवर सा ऐसी कोई बात नहीं है। अभिमन्यु की पकड़ इतनी मजबूत हो गई थी कि अपने आंसुओं को रोकने की बाद भी उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अभिमन्यु की नजर जैसे ही उसके आंखों से निकलते हुए आंसुओं पर पड़ी वो एकदम शांत सा पड़ गया। सुमेधा का सिर चकराने लगा, वो संभल नहीं पाए, लेकिन वो गिरती उससे पहले ही अभिमन्यु ने उसे थाम लिया। सुमेधा बेहोश हो गई थी। अभिमन्यु ने हल्के हों उसके गाल को थपथपाकर उसकी तरफ देखा, पर वो तो बेहोश हो चुकी थी। उसको संभालते हुए उसने उसे लाकर पलंग पर लेटाया। सुमेधा अब भी बेहोश सी बेसुध पड़ी हुई थी। अभिमन्यु उसके गाल को थपथपाकर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, पर वो बेहोश ही थी। अभिमन्यु ने अब घबराकर पानी का ग्लास उठाकर पानी के कुछ छींटे उसके चेहरे पर डाली। सुमेधा ने हल्के से अपनी आंखें खोली। अभिमन्यु को ये देखते ही राहत मिली। वो अब उसकी तरफ देखता हुआ बोला, ठीक है आप। सुमेधा ने अपनी भारी पलकों से उसकी तरफ देखा। वो कुछ नहीं बोली, बस आंखें झपकाईं। उसकी आंखें एक बार फिर से बंद होने लगी। सुमेधा कुछ ही वक्त बाद गहरी नींद में चली गई। अभिमन्यु अब भी उसके सिरहाने के पास बैठा हुआ था। उसकी नजरें एक पल के लिए भी सुमेधा से नहीं हटी। वो अब सो चुकी थी, जो देखकर अभिमन्यु का चेहरा एकदम शांत सा हो गया। अब तक वो जो उस पर गुस्सा कर रहा था उसके चेहरे से कहीं गायब ही हो गया था। अभिमन्यु सोई हुई सुमेधा को उसी तरह से देखता रहा। एकाएक आज जो हुआ था वो सब उसे एक बार फिर से याद आने लगी। उसने आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़ाकर सुमेधा के पेट पर रखा। एक अलग सा एहसास हुआ, चेहरे पर नरमी आ गई, लेकिन अगले ही पल सुमेधा का रोता हुआ चेहरा याद आने लगा और ये याद आते ही उसके हाथ अपने आप उसके पेट से हट गया। जोधपुर अंडस्को रुद्रवीर इस वक्त एक कमरे में खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा ही सूनापन नजर आ रहा था और उसकी नजरें सामने लगी फोटो पर थी। वो एकटक उसे तस्वीर को देखता हुआ बोला, क्यों नहीं है आप हमारे पास? बहुत याद आती है आपकी। उसके सख्त रहने वाले चेहरे पर नरमी ही नहीं, आंखों में आंसू भी थे। वो अपने आंसुओं को पोंछकर उसी तरह से खड़ा उस तस्वीर को देखता रहा। तभी कदमों की आहट सुनाई दी। उसने झट से अपने आंसुओं को पोंछ लिया। वो अब जैसे ही थोड़ा नॉर्मल हुआ, उसकी नजर अपने पिता शिवराज जी पर पड़ी। उनको देखते ही रुद्रवीर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। शिवराज जी अब सामने दीवार पर लगी वो तस्वीर देखने लगे। उनकी आंखों में एकदम अजीब से भाव उतर आए। वो अब रुद्रवीर के कंधे पर हाथ रखकर बोले, हमने और कनुप्रिया ने कभी आपको कोई कमी तो नहीं महसूस होने दी ना रुद्र?
रुद्रवीर ये सुनकर मुस्कुराकर बोला, आप पिता हैं हमारे, आपका फर्ज बनता है जो आपकी पत्नी भी पूरा कर रही है तभी उनको माँ कहकर पुकारते हैं, वरना भूले नहीं हैं हम, वो हमारी माँ नहीं है और आपने जो किया वो भी। उसने एकदम ही गंभीर से अंदाज में ये कहा। उसकी ये बात सुनकर शिवराज जी शांत से पड़ गए। जोधपुर _ रुद्रवीर इस वक्त एक कमरे में खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा ही सूनापन नजर आ रहा था और उसकी नजरें सामने लगी फोटो पर थी। वो एकटक उसे तस्वीर को देखता हुआ बोला, क्यों नहीं है आप हमारे पास? बहुत याद आती है आपकी। उसके सख्त रहने वाले चेहरे पर नरमी ही नहीं आंखों में आंसू भी थे। वो अपने आंसुओं को पोंछकर उसी तरह से खड़ा उस तस्वीर को देखता रहा। तभी कदमों की आहट सुनाई दी। उसने झट से अपने आंसुओं को पोंछ लिया। वो अब जैसे ही थोड़ा नॉर्मल हुआ उसकी नजर अपने पिता शिवराज जी पर पड़ी। उनको देखते ही रुद्रवीर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। शिवराज जी अब सामने दीवार पर लगी वो तस्वीर देखने लगे। उनकी आंखों में एकदम अजीब से भाव उतर आए। वो अब रुद्रवीर के कंधे पर हाथ रखकर बोले, हमने और कनुप्रिया ने कभी आपको कोई कमी तो नहीं महसूस होने दी ना रुद्रवीर ये सुनकर मुस्कुराकर बोला, आप पिता हैं हमारे, आपका फर्ज बनता है जो आपकी पत्नी भी पूरा कर रही है तभी उनको माँ कहकर पुकारते हैं, वरना भूले नहीं हैं हम, वो हमारी माँ नहीं है और आपने जो किया वो भी। उसने एकदम ही गंभीर से अंदाज में ये कहा। उसकी ये बात सुनकर शिवराज जी शांत से पड़ गए। शिवराज जी के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर रुद्रवीर ने एक गहरी सांस ली। वो अब शांत से अंदाज में बोला, हमारी बातें आपको बुरी लगी होंगी, माफी चाहते हैं। इतना कहकर अब वो बिना उनकी कोई भी बात सुने वहां से निकल गया। शिवराज जी के चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी उतर आई। वो सामने लगी उस तस्वीर की तरफ देखकर अपने आप में बोले, आपके बेटे को लगता है हमारी जिंदगी में आपकी कोई जगह नहीं थी। हमने बहुत गलत किया आपके साथ। उनकी आंखों में नमी आने लगी थी पर उन्होंने अपनी आंखों की नमी को पहले ही साफ कर लिया। रुद्रवीर अपने कमरे में आ गया। आंखों के सामने वही तस्वीर आ रही थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो आकर सोफे पर बैठ गया। आंखें बंद करते ही उसे पुरानी बातें याद आने लगी थी। तभी उसने झट से अपनी आंखें खोल ली। एक गहरी सांस लेकर वो अपने आप में कहा, आपकी जगह कभी किसी को नहीं दे सकते हैं हम माँ। उसके चेहरे पर उदासी और बेबसी इस समय एकदम साफ नजर आ रही थी। अंबिका अभी वॉशरूम से बाहर निकली। उसकी नजर रुद्रवीर पर पड़ी। उसके चेहरे पर उदासी देखकर उसे कुछ अजीब सा लगा। वो उसे देख रही थी जब से वो यहाँ आई थी या जब से उसने रुद्रवीर को देखा उससे बात की, तब से ही उसने पहली बार उसे इतना गुमसुम और उदास देखा था। वो अब भी उसे ही देख रही थी। अंबिका ने अब अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। रुद्रवीर की नजर जैसे ही उस पर गई वो अपनी उदासी को छिपाकर मुस्कुरा दिया। अंबिका को ये बात कुछ अजीब लगी। उसने उसकी तरफ देखकर सवाल किया, क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? रुद्रवीर ने ये सुनते ही उसकी तरफ देखा। उसने उसे नोटिस किया। ये महसूस कर उसके लबों पर अब एक गहरी मुस्कान आ गई। उसने सिर हिलाते हुए कहा, जी हम ठीक है। अंबिका ने ये सुनते ही फिर उसको देखा। इस वक्त उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो देखकर अंबिका शांत हो गई। वो अब वहां से जाने लगी। तभी चूड़ियों से भरी उसकी कलाई रुद्रवीर ने थाम ली। चूड़ियों की आवाज खनक उठी। अंबिका ने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराकर बोला, कुछ वक्त आप हमारे साथ भी बिता सकती है। अंबिका एक पल को उसकी बात सुनकर हिचकिचा उठी, लेकिन अगले ही पल वो रुद्रवीर के पास ही वही सोफे पर बैठ गई। वो ये देखकर एक बार फिर से स्माइल करने लगा। अंबिका अपने हाथों को आपस में उलझाकर बोली, कहिए आपको कुछ कहना है। रुद्रवीर उसे ही देख रहा था। उसकी ये बात सुनकर उसने अब एक लंबी सांस छोड़ी। अपनी जगह से उठकर वो अंबिका के पांव के पास घुटनों पर आकर बैठा। अंबिका कुछ हैरान हुए उसे देखने लगी। अपना पांव पीछे करके हड़बड़ाकर बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? रुद्रवीर हल्का सा हंस दिया। अंबिका ने उसको हंसता हुआ देखकर मुंह बनाया, जो देखकर अपनी हंसी रोकते हुए रुद्रवीर ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसकी आंखों में झांका। अंबिका की नजरें भी उस पर ही आकर रुक गई थी। वो एकटक उसे ही देखने लगी। रुद्रवीर ने उसी तरह से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, पता नहीं आप क्या चाहती हैं, इस रिश्ते से हम आपका साथ चाहते हैं। खुश रहा करिए, अच्छा लगता है, और अगर हमसे कोई भी दिक्कत हो तो आप आराम से कह सकती है। अंबिका ने सिर हिलाया, जो देखकर रुद्रवीर ने सवाल किया, मतलब कोई दिक्कत है हमसे? इतना सुनते ही अंबिका ने हड़बड़ाकर अपनी गर्दन नामे हिलाई, जो देखकर रुद्रवीर फिर से हंस पड़ा। अंबिका बुरा सा मुंह बनाकर उसको देख रही थी। उसने अब मुंह बनाए हुए ही कहा, आप बहुत बुरे हैं, ऐसे कोई हंसता है अपनी पत्नी पर? अपनी पत्नी? ये दो अल्फाज सुनकर रुद्रवीर की झुकी हुई नजरें उस पर आ रुकी। वो एकटक उसे ही देख रहा था। अंबिका का प्यारा सा ये अंदाज उसे और भी ज्यादा प्यारा लग रहा था।
रुद्रवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। अंबिका ने ये सुनकर मुंह बनाते हुए कहा, तो फिर आप हंस क्यों रहे थे? अच्छा, आपको किसने कहा हम आप पर हंस रहे थे? रुद्रवीर ने जैसे ही ये कहा, उसकी ये बात सुनते ही अंबिका उसकी तरफ बहुत ही मासूमियत से देखने लगी। उसको इस तरह खुद को देखता पाकर रुद्रवीर अब प्यार से बोला, बहुत प्यारी है आप। अंबिका की नजरें खुद ब खुद झुक गई। वो उसे ही देख रहा था और अपनी नजरें झुकाए बैठी अंबिका को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। अंबिका उससे बात करने की, उसके साथ नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी, पर जब वो ऐसी बातें करता था तो वो एकदम ब्लैंक हो जाती थी। अब भी उसके साथ यही हो रहा था। उसे निहारते हुए रुद्रवीर की नजर उस पर टिकी रही। उसके लबों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो एकटक उसे देखता हुआ बोला, ऐसे तो और भी ज्यादा प्यारी लगती है आप। उसकी ये बात सुनते ही अंबिका हड़बड़ा गई और ये देखकर रुद्रवीर के लबों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। जयपुर अंडरस्कोर सुमेधा की रिपोर्ट आने के साथ ही उसके मां बनने की खबर के साथ साथ महल में एकदम खुशियां आ गई थी। सब बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। सुमेधा बेशक अब भी कुछ उलझी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई खुशी नजर सी नहीं आ रही थी। सुमेधा को देख रहे अभिमन्यु का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसको इस तरह से देखकर वो अब भी उसे ही घूरे जा रहा था। अवंतिका जी बेटे की नजर देख रही थी। वो जिस तरह से सुमेधा को देख रहा था वो देखकर अवंतिका जी ने अब बहुत ही प्यार से सुमेधा की तरफ देखकर कहा, आप जाइए, आराम कीजिए। उनके इतना कहते ही सुमेधा तुरंत ही वहां से तेज कदमों से निकल गई। अभिमन्यु ने अपने पिता की तरफ देखकर कहा, हम मीटिंग खुद ही अटेंड कर लेंगे बाबा सा। इतना कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सुमेधा इस समय अपनी ही सोच में गुम थी। उसको इस तरह से देखकर अभिमन्यु ने दांत पीस लिए। वो उसे गुस्से से घूरता हुआ बोला, चाहती क्या है आप? उसकी गुस्से से भरी आवाज सुनकर सुमेधा का ध्यान उस पर गया। उसे गुस्से में देखकर वो सिहर उठी। जयपुर अंडरस्कोर सुमेधा की रिपोर्ट आने के साथ ही उसके मां बनने की खबर के साथ साथ महल में एकदम खुशियां आ गई थी। सब बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। सुमेधा बेशक अब भी कुछ उलझी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई खुशी नजर सी नहीं आ रही थी। सुमेधा को देख रहे अभिमन्यु का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसको इस तरह से देखकर वो अब भी उसे ही घूरे जा रहा था। अवंतिका जी बेटे की नजर देख रही थी। वो जिस तरह से सुमेधा को देख रहा था वो देखकर अवंतिका जी ने अब बहुत ही प्यार से सुमेधा की तरफ देखकर कहा, आप जाइए, आराम कीजिए। उनके इतना कहते ही सुमेधा तुरंत ही वहां से तेज कदमों से निकल गई। अभिमन्यु ने अपने पिता की तरफ देखकर कहा, हम मीटिंग खुद ही अटेंड कर लेंगे बाबा सा। इतना कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सुमेधा इस समय अपनी ही सोच में गुम थी। उसको इस तरह से देखकर अभिमन्यु ने दांत पीस लिए। वो उसे गुस्से से घूरता हुआ बोला, चाहती क्या है आप? उसकी गुस्से से भरी आवाज सुनकर सुमेधा का ध्यान उस पर गया। उसे गुस्से में देखकर वो सिहर उठी। उसने एक नजर अभिमन्यु पर डाली। उसका गुस्से से भरा चेहरा नजर आते ही सुमेधा ने अपनी नजरें झुका ली। वो अब भी चुप ही रही थी और उसका इस तरह से एकदम ही चुप हो जाना अभिमन्यु के गुस्से को बढ़ाने लगा था। उसने अब उसके करीब आकर उसकी बाहों को कसकर पकड़कर कहा, अगर इतनी ही दिक्कत है आपको तो चलिए खत्म ही करते हैं ये किस्सा, चलिए डॉक्टर के पास। अभिमन्यु की बात सुनते ही सुमेधा की आंखों में हैरानी उतर आई। उसकी बातों का मतलब समझकर उसने अपनी झुकी हुई नजरों को उठाकर उसकी तरफ देखा। सुमेधा उसे देखकर तंज से बोली, तो ये समझते हैं आप? अभिमन्यु ने दांत पीसते हुए उसे घूरा और सुमेधा ने नजरें झुकाने की जगह उसकी आंखों में देखकर कहा, आपकी पत्नी होते तो आपका फैसला सर आंखों, लेकिन यह बात आप हमारे होने वाले बच्चे की कर रहे हैं। कुंवर सा, आपको खुशी नहीं हुई कोई बात नहीं, पर हम आपकी तरह पत्थर दिल नहीं है। अभिमन्यु ने उसे देखा। उसकी बातों को सुनकर उसके चेहरे पर अब एकदम गुस्सा सा उतर आया था। सुमेधा ने अभी नजरें नहीं झुकाई। वो उसका गुस्सा साफ साफ देख पा रही थी। अभिमन्यु ने उसी दूसरी बाजू को भी गुस्से से थामा और अपनी पकड़ उसकी दोनों बाहों पर कसते हुए उसने दांत पीसकर कहा, पत्थर दिल के हम आप नहीं है ना, तभी इतने आंसू बहते जा रहे हैं। दिख रहा है हमें अंधे नहीं है हम। उसकी बात सुनकर अब सुमेधा को समझ आया क्यों अभिमन्यु इस तरह से बात कर रहा था। वो उसे देखकर आहिस्ता से बोली, नहीं आप गलत समझ रहे हैं, हम बस परेशान थे कि कहीं हमारा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही अभिमन्यु ने गुस्से से ही कहा, दिख रही है आपकी परेशानी हमें, और वो भी बहुत अच्छे से। अभिमन्यु का गुस्सा इतना बड़ा हुआ था कि डर की वजह से सुमेधा चाहकर भी उसे कुछ कह ही नहीं पाए। वो अभिमन्यु की तरफ देखती रह गई। अपनी सफाई में कहने के लिए उसके पास बहुत कुछ था, मगर उसका गुस्सा देखकर वो कुछ भी कह नहीं पाए। अभिमन्यु ने उसी तरह से उसकी बाहों को गुस्से से पकड़े हुए एक बार फिर से कहा,
अपने इन आंसुओं से हमें झांसे में नहीं ले सकती। आप अब वो नहीं है हम जो आपकी किसी भी बात को सच मान लें। सुमेधा ने जब ये सुना एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर उसने कुछ नहीं कहा। अभिमन्यु अपना गुस्सा उतारकर वहां से निकल गया। सुमेधा जो अब एकदम चुपचाप खड़ी थी, उसकी आंखों से एक बार फिर से आंसू बह गए। वो अपने आंखों से बहते आंसुओं को पोंछकर अपने आप में ही बोली, हमारी गलती इतनी बड़ी नहीं थी जितना आप नाराज हो रहे हैं। अभिमन्यु गुस्से से महल से निकलकर ऑफिस जाने के लिए निकल गया। उसके चेहरे पर अब भी गुस्सा एकदम साफ नजर आ रहा था। वो अपनी गाड़ी में बैठा तभी एक बार फिर से सुमेधा का रोता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने गुस्से से अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील पर दे मारा और गुस्से से चीखा, हमारी जिंदगी में सब खराब करके रख दिया है आपने। जोधपुर अंडस्को घर में पूजा समाप्त हुई। अंबिका सबके साथ ही थी और सबसे मुस्कुराते हुए वो बात कर रही थी। रुद्रवीर की नज़र उस पर थी। वो जो अभी सबकी बातों का जवाब दे रही थी, वो उससे इस तरह से बात ना जाने क्यों नहीं करती थी। अभिराज अपने भाई को देख रहा था। रुद्रवीर की नजरें अंबिका पर देखकर उसने अब रुद्रवीर के कान के पास कहा, लगता है आज भाई भाभी को नजर लगाकर ही रहेंगे। अभिराज की इतनी बात सुनते ही रुद्रवीर ने पहले तो उसे घूरकर देखा, लेकिन उसके बाद उसने बहुत ही आराम से कहा, प्यार से देखने वालों की नजर नहीं लगती। ये सुनते ही अभिराज खुलकर हंस पड़ा। सबका ध्यान अब उन दोनों पर गया तो रुद्रवीर उसे घूरने लगा। तभी अभिराज की मां साधना जी बोल पड़ी, आप दोनों के बीच किस बात की खिचड़ी पक रही है। अभिराज ने जैसे ही अपना मुंह खोला, वो कुछ कहता उससे पहले ही रुद्रवीर बोल पड़ा, कुछ नहीं चाची सा, बस इनकी पढ़ाई की बात कर रहे थे। अभिराज ने हैरानी से भाई की तरफ देखा, वो सरेआम झूठ बोल रहा था। साधना जी ने रुद्रवीर की बात सुनकर कहा, ये पढ़ते हैं आजकल। माँ सा बस हो गई है हमारी पढ़ाई, एग्जाम खत्म, उसके बाद हम म्यूजिक स्टार्ट करेंगे। अभिराज ने जैसे ही ये कहा सबकी नजरें एक दूसरे को देखने लगी। अभिराज जी बेटे की इस बात पर उसे सुनाते हुए बोले, और कुछ नजर नहीं आता आपको? ये कोई काम होता है भला? रुद्र की तरह आप भी कारोबार संभालेंगे। अभिराज ने जब ये सुना उसका मुंह लटक गया। उसने कुछ नहीं कहा पर उठकर वहां से चला गया। उसके जाते ही अभिराज जी एक बार फिर से पत्नी साधना की तरफ देखकर बोले, समझा दीजिए अपने लाडले को, दिमाग खराब होने लगा है, उनका कुछ भी करने की सोच रहे हैं। साधना जी को तो समझ ही नहीं आया वो क्या कहें। अंबिका जो खामोशी से ये सुन रही थी, उसका ध्यान यहां से नाराज होकर गए अभिराज पर ही था। वो अब इधर उधर देख रही थी, फिर उठकर बोली, हम अभी आए। वो वहां से निकल गई। अभिराज अपने कमरे में आकर कुछ उदास सा होकर बैठ गया था। उसके चेहरे पर उदासी थी। वो अपने आप में ही बोला, कोई हमारी बात ही नहीं समझना चाहता है। हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में कोई समझेगा नहीं तो हम कैसे करेंगे। अंबिका ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। उस पर ध्यान जाते ही अभिराज बेड से उठकर खड़ा होकर उसके पास आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी भाभी, अंदर आ जाए। अंबिका ने अपनी मीठी सी आवाज में पूछा तो अभिराज ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, अभी सिंगल है ये अभिराज। उसकी ये बात सुनकर अंबिका को हंसी आ गई। उसने अंदर आकर अभिराज की तरफ देखा। वो उसको देखकर बहुत ही नर्म से लहजे में बोली, आपका मन जिस भी चीज को लेकर खुश रहे वो करना अच्छी बात है। आराम से उसी के बारे में सोचिए। संगीत एक अनमोल कला है, अगर आप वो कर सकते हैं तो जरूर करिए। उसकी बातों को सुनकर अभिराज को जैसे एक खुशी सी महसूस हुई। आज पहली बार कोई सामने से उसके इंटरेस्ट को इस तरह से समझ रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, आपके अलावा आज तक परिवार में किसी ने भी ये नहीं कहा हमें थैंक यू, पर बाबा सा और सब खुश नहीं होंगे तो ऐसा नाम करिए ना कि वो कुछ कह ही ना पाए। देखिए, कोई भी माता पिता अपने बच्चे का बुरा कभी नहीं चाहते। आप आगे कैसे अपना जीवन बिताएंगे उसको लेकर वो चाहते हैं आप एक ऐसा काम करें जो आपको अच्छा पैसा दे, पर अगर आप में काबिलियत है तो साबित कर दीजिए। संगीत में भी करियर बहुत अच्छा है। अंबिका ने उसे समझाते हुए नर्म आवाज में ही कहा था। उसकी बातें सुनकर अभिराज के लबों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो मुस्कुराकर बोला, आप काफी अच्छी बातें करती है। अंबिका उसकी बात सुनकर हल्का सा हंस दी। रुद्रवीर दरवाजे के पास खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था। अंबिका के हंसते चेहरे पर उसकी नजर ठहर गई। अब अंदर आते हुए उसने कहा, तो जो भी करना है आपके ही हाथ में है। उसकी आवाज सुनते ही अब अंबिका और अभिराज का ध्यान उस पर पड़ा। एक कमरे में एकदम सन्नाटा था। घंटी की सुई की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी रोशनी हुई। पूरी दीवारों पर बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी और सामने एक लड़का खड़ा था। उसके चेहरे पर एक कुटिलता भरी मुस्कुराहट आ गई थी। वो दीवार पर लगी तस्वीर देखकर अपने आप में ही बोला,
मेरी जिंदगी से निकलकर इतनी आसानी से तुम आगे बढ़ गई, ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। इतना कहकर वो अब एकदम पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी एकदम खतरनाक लग रही थी। तभी वो 2 ही सेकंड में एकदम गंभीर हो गया। वो अब दांत पीसते हुए बोला, जो बीच में आएगा जान से जाएगा, नहीं बचेगा। इतना कहकर उसने हाथ में पकड़ा हुआ चाकू दीवार पर गड़ा दिया और एक बार फिर से एकदम पागलों की तरह हंसने लगा। अंबिका के साथ रुद्रवीर अपने कमरे में आ गया और वो अंबिका जो अब तक सबसे बात कर रही थी वो एकदम खामोश हो गई थी। रुद्रवीर उसे ही देख रहा था। उसकी नजरें अपने ऊपर पाकर अंबिका ने आंखें नीचे कर ली। उसकी इस हरकत पर रुद्रवीर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। जैसे ही वो आगे बढ़कर अलमारी की तरफ जाने लगी, रुद्रवीर ने उसकी कलाई पकड़ ली। अंबिका सिहर उठी। वो अपने चेहरे पर आए भाव छिपाकर सामान्य होकर उसकी तरफ पलटी। उसको इस तरह से खुद को देखता पाकर उसने अपनी झुकी हुई नजरों को उठाया। रुद्रवीर ने उसी तरह से उसकी कलाई को थामे हुए उसे अपनी तरफ खींचा। अंबिका खींचती हुई उसके करीब आ गई तो रुद्रवीर ने अपना दूसरा हाथ उसकी कमर में डाला। अपनी खुली कमर पर उसके हाथों की छुअन महसूस करते ही अंबिका के बदन में बिजली सी कौंध गई। वो नजरें उस पर डालते हुए हिचकिचा रही थी। रुद्रवीर ने फासला कम करते हुए उसे अपने एकदम करीब कर लिया। अंबिका किसी तरह शांत खड़ी थी। उसके चेहरे पर आई हिचकिचाहट साफ नजर आ रही थी, जो देखकर रुद्रवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए नर्म लहजे में कहा, आपको नहीं लगता जितना वक्त आप सबके साथ बिताती हैं उस पर फिलहाल हमारा सबसे ज्यादा हक होना चाहिए? अंबिका एकदम स्थिर हो गई, लेकिन हाँ, उसकी बात सुनकर जरूर उसकी नजरें उस पर आ गई। रुद्रवीर ने जैसे ही उसकी नजरें खुद पर महसूस हुई, वो उसी नर्म अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, इस परिवार से जुड़ने से पहले हमसे तो जुड़ जाइए रानी सा। अंबिका ने अपने होंठ दबा ली। वो धीरे से बोली, हमें नहीं पता था आपको नहीं पसंद आएगा हमारा आपके परिवार से घुलना मिलना। आपकी हर एक बात पसंद है हमें। हमने बस इतना कहा, जो वक्त आप सबको दे रही है उस पर हमारा भी हक है। रुद्रवीर ने अपनी बात जैसे ही रखी, अंबिका की नजर उस पर आ गई। अंबिका उसे देख रही थी। तभी उसने एक बार फिर से कहा, ये परिवार आपका भी है, सब कुछ आपका है, सब अपना रही है, फिर हमसे इतना परहेज क्यों? उसका सवाल सुनते ही अंबिका ने उसकी तरफ देखकर ही कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें तो ऐसा ही लगता है, हमसे खुलकर बात भी नहीं करती है आप। रुद्रवीर के इतना कहते ही अंबिका ने मुंह बनाकर धीरे से कहा, करेंगे पक्का, आप नाराज नहीं होना हमसे। इस वक्त उसके चेहरे पर इतने प्यारे भाव थे कि वो उसको देखता रह गया। लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो हल्का सा हंस दिया और अंबिका के गाल छूकर उसने प्यार से कहा, बहुत 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 प्यारी है आप। रुद्रवीर अब उसे छोड़कर मुस्कुराते हुए वहां से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अंबिका उसे जाते हुए देख रही थी। उसने जिस तरह से उसका गाल छुआ, वो स्पर्श मानो उसे अब भी महसूस हो रहा था। अंबिका ने अपने गाल पर हल्का सा अपना हाथ रखा और अपने आप में बोली, पता नहीं ऐसा क्यों लगा जैसे ये। बोलते बोलते वो एकदम ही रुक गई। जयपुर अंडरस्को अभिमन्यु आज जिस गुस्से से घर से निकला था, उसी गुस्से के साथ ही वो आज घर लौटा भी था। अपने कमरे में आते ही उसने देखा सुमेधा किसी से बात कर रही थी। उसके कान के पास लगा फोन देखकर उसने उसे घूरा और तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। तभी कानों में सुमेधा की आवाज पड़ी, माँ हम बाद में बात करते हैं। इतना सुनते ही अभिमन्यु के कदम जहां थे वहीं ठहर गए। वो रुक गया था। उसकी तरफ देखते ही अपना फोन एक तरफ रखकर सुमेधा उठकर खड़ी हो गई। अभिमन्यु की गुस्से भरी नजर खुद पर देखकर उसने अपनी नजरें झुकाकर कहा, माँ से बात कर रहे थे। अभिमन्यु ने उसे घूरकर देखा। वो शांत सी नजरें झुकाए खड़ी थी। उसे घूरता हुआ अभिमन्यु अब गुस्से से बोला, यकीन नहीं होता हमें आप पर। सुमेधा ने जब ये सुना, उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ दुख भी नजर आ रहा था। उसने अपनी झुकी हुई नजरों को उठाकर उसकी तरफ देखा। वो अब उसकी तरफ उसी तरह से देखते हुए उसने आहिस्ता से पूछा, फिर क्यों है आप हमारे साथ कुंवर सा? उसका ये सवाल सुनते ही अभिमन्यु ने दांत पीस लिए। वो गुस्से से उसकी तरफ आया। उसने सुमेधा की बाहों को पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, हमारे बच्चे की मां बनने वाली है आप। हमारा बच्चा पल रहा है आपकी कोख में और ये सवाल है आपका। बहुत इज्जत दी हमने आपको, मान सम्मान प्यार सब दिया, पर वो आपको हजम नहीं हुआ। जब एक औरत की किसी दूसरे मर्द की नज़र पसंद आती है, वो अपने पति के वफादार नहीं रह सकती, वही आप कर रही है। सुमेधा ने जैसे ही ये सुना उसने आंखें भींच ली। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बह गए। उसने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू देखकर अभिमन्यु ने उसकी बाहों को छोड़ दिया। सुमेधा ने अब वहां से जा रहे अभिमन्यु का हाथ पकड़ लिया। उसके आगे बढ़ते हुए कदम अपने आप ठहर गए।
अभिमन्यु ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसने जैसे ही उसकी तरफ देखा, सुमेधा ने आहिस्ता से कहा, आपकी जिंदगी में इतने समय से है पर आपको हम पर यकीन ही नहीं हुआ। कुंवर सा हमें पसंद करना, हमसे विवाह करना आपका स्वयं का फैसला था। आप तो कहते थे आपको प्रेम है हमसे, ये कैसा प्रेम था जहां जरा सी बात पर आप हमारा यकीन ही नहीं कर सकते। सुमेधा की आवाज में एक दर्द था जो कि साफ नजर आ रहा था। अभिमन्यु उसे देखता रह गया। उसे एक बार फिर पुरानी बातें याद आने को हुई, तभी उसने गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहा, पर आपका प्रेम प्रसंग तो कहीं और ही चल रहा था ना, जब किसी और को ही चाहती थी तो क्यों की हमसे शादी। उसका गुस्सा देखकर सुमेधा चुप ही रह गई। उसके पास भी इस वक्त कहने के लिए बहुत कुछ था, पर वो जानती थी अभिमन्यु इस समय उसकी किसी बात पर यकीन ही नहीं करेगा, इसलिए वो शांत थी। उसको चुप देखकर अभिमन्यु का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने सुमेधा की तरफ देखा। वो अब गुस्से से उसकी तरफ देखता रहा और अगले ही पल उसने झटककर सुमेधा का हाथ उसके हाथ से हटाया। सुमेधा ने उसकी ओर देखकर आहिस्ता से पूछा, माँ के पास चले जाए? बिल्कुल भी नहीं, कहीं नहीं जाएंगी आप। अभिमन्यु ने सपाट लहजे में उसे मना कर दिया था। उसकी ये बात सुनकर सुमेधा उदास हो गई। उससे अपना ध्यान हटाकर अभिमन्यु अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। सुमेधा की आंखों में आंसू भर आए। जोधपुर अनबिस्को अंबिका कपड़े बदल कर आए। उसने देखा रुद्रवीर बिस्तर पर बैठा हुआ था। अंबिका को अभी कुछ देख पहले की उसकी कहीं बातें याद आने लगी। उसने उसकी तरफ देखा और उसके पास चली आई। उसने अपने आप को सामान्य कर लिया था, वो अब अपनी तरफ से कोशिश कर लेना चाहती थी। अंबिका जैसे ही रुद्रवीर के पास आकर बैठी, उसको देखते ही रुद्रवीर के लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो कुछ कहने के लिए अपने होठों को खोलने ही लगा था, तभी साइड टेबल पर रखा अंबिका का फोन बजा। उसने जैसे ही अपनी माँ का नंबर देखा वो एकदम खुश हो गई। उसने कॉल रिसीव करते ही चहकती हुई सी आवाज में कहा, माँ सा सब कैसे हैं? तभी दूसरी तरफ से अवंतिका जी की आवाज आई, सब बहुत अच्छे हैं, आप ठीक है ना? जी जी माँ सा, हम भी ठीक है, अंबिका ने जवाब दिया। सामने बैठा रुद्रवीर भी उसे ही देख रहा था। वो इस वक्त जिस तरह से चहकती हुई आवाज में बात कर रही थी, वो सुनकर रुद्रवीर अब और भी ज्यादा उसे गौर से देखने लगा। अवंतिका जी की प्यार से भरी आवाज आई, आपको एक खुशखबरी देनी थी, आप बुआ बनने वाली है। उनकी ये बात कान में पड़ते ही अंबिका के लबों पर एक चहकती हुई सी खुशी आ गई। उसने एकदम चहकती आवाज में कहा, भाभी सा से बात करवाई ना हमारी। अंबिका अब अपनी भाभी से बात करने में लग गई। रुद्रवीर लगातार उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर बनते बिगड़ते हाव भाव, उसके चेहरे पर खुशी, उसके बात करने का ये अलग अलग अंदाज, ये सब देखकर वो खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। सम्राट सूर्यवंशी इस वक्त दफ्तर से घर आया था। आते ही वो सीधा अपने कमरे में आ गया। उसने अपना बैग एक तरफ रखकर फोन निकाला। उसने अब किसी का नंबर डायल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई वो गंभीरता से बोला, पता चला कुछ? सामने से अब कोई आवाज आई जो सुनकर उसके लबों पर एक कुटिलता भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने अब कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और मुस्कुराते हुए अपने आप में बोला, हमारी कमजोरी अब रही नहीं, पर तुम्हारी कमजोरी हमारे हाथ लग गई है। रुद्रवीर सिंह रघुवंशी। उसके चेहरे पर इस वक्त एकदम कुटिलता भरी मुस्कुराहट आ गई थी। अपनी माँ और भाभी सा से बात करके अंबिका ने फोन रखा। उसके चेहरे पर इस वक्त जो खुशी नजर आ रही थी वो एकदम ही अलग थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक सी, और रुद्रवीर वही सोफे पर बैठा हुआ उसे लगातार देखता जा रहा था। अंबिका ने अब उसकी तरफ देखा और वो एकदम ही चहकती हुई सी आवाज में बोली, हम बुआ बनने वाले हैं। रुद्रवीर अब समझा वो इतना खुश क्यों हो रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बहुत बधाई आपको। अंबिका के होठों से आज स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। रुद्रवीर उसे इस तरह से खुश देखकर एक मुस्कुरा रहा था। अंबिका के पास आकर अब वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मुस्कुराती रहा करिए आप। अंबिका ने जैसे ही ये सुना उसके चेहरे से मुस्कान कम हो गई। उसने अब अपनी नजरें झुका ली। उसे नोटिस करते ही रुद्रवीर ने अब एक गहरी सांस ली। अंबिका की तरफ देखकर उसने अब बहुत ही शांत से अंदाज में कहा, ऐसा कुछ गलत तो नहीं कह दिया हमने? उसकी आवाज इतनी ठहरी हुई थी कि अंबिका ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। वो अब नामे गर्दन हिलाकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, हमने कब कहा आपने कुछ गलत कहा? वो अब मुस्कुराते हुए उसी तरह से बेड की तरफ बढ़ने लगी। रुद्रवीर ने अपने सामने से गुजरती हुई अंबिका को देखकर उसकी चूड़ियों से भरी कलाई थाम ली। तभी चूड़ियों की आवाज गूंज सी गई। अंबिका ने एक पल को अपनी आंखें दबा ली, लेकिन अगले ही पल अब खुद को पूरी तरह से शांत करके वो दूसरी तरफ पलटने लगी थी। तभी रुद्रवीर ने पीछे से ही उसे अपनी बाहों में भर लिया।
उसके ऐसा करते ही अंबिका की पीठ उसके सीने से लग गई और उसका हाथ अंबिका के पेट पर आकर रुक गया। उसके इस स्पर्श के अंबिका सिहर उठी, उसके बदन में बिजली जैसे कौंध उठी। रुद्रवीर उसे उसी तरह से थामे हुए था। उसने अंबिका के कंधे पर जैसे ही अपना चेहरा रखा, उसकी सांसें महसूस कर अंबिका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्रवीर जो अपने आप को रोक नहीं पाया था, उसने उसे बाहों में भर तो लिया था, लेकिन जैसे ही अब उसकी नजर अंबिका पर पड़ी, उसकी पकड़ अपने आप ढीली हो गई। उसने अंबिका को छोड़ दिया। अंबिका ने ये महसूस करते ही अपनी आंखें खोली। वो रुद्रवीर की तरफ पलटी। रुद्रवीर की तरफ देखते ही उसने अपनी नजरें झुका ली और बहुत ही धीरे से बोली, माफी चाहते हम बार बार आपको। वो बोल ही रही थी, तभी रुद्रवीर ने उसके होठों पर उंगली रख दी। अंबिका खामोश हो गई, नजरें उस पर थम गई। रुद्रवीर भी एकटक बस उसे ही देख रहा था। उसने अब अंबिका के होठों पर रखी अपनी उंगली पीछे करते हुए बहुत ही नर्म से अंदाज कहा, माफी मांगने की तो जरूरत नहीं है आपको। आपके मन में अगर कुछ भी हो तो वो आप हमसे कह सकती है। अंबिका ने जैसे ही ये सुना, एक पुरानी याद उसे आने लगी, लेकिन अगले ही पल वो सामान्य होकर बोली, नहीं कोई बात नहीं है हुकूम सा। उसके चेहरे पर आए भाव देखकर अब रुद्रवीर को भी राहत मिली। अंबिका उसी तरह खड़ी थी, जो देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप आराम कीजिए, आते हैं हम। इतना कहते हुए दूसरी तरफ जाने लगा, तभी अंबिका ने अपनी नाजुक सी हथेली से उसकी हथेली थाम ली। रुद्रवीर उसकी छुअन को महसूस करते ही पूरी तरह से ठहर गया। दिल जैसे जोर से धड़क उठा। वो अब अंबिका की तरफ पलटा तो देखा, उसकी नजरें सामने ही थी। अंबिका ने रुद्रवीर को देखते ही धीमे से कहा, आप हमारी वजह से मत जाइए, हम ठीक है। हमने ये नहीं कहा कि आप हमारे सामने नहीं आए। हमारी वजह से आपको जाने की जरूरत नहीं है। रुद्रवीर उसकी बात सुनकर अपने आप को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। उसने अपने चेहरे पर आए हल्की सी मुस्कान को छिपाते हुए बहुत ही आराम से कहा, हम आपकी वजह से नहीं जा रहे थे, पर अब आपने रोक ही लिया है तो हम जाने से रहे। अंबिका ने ये सुनकर उसकी तरफ देखा। उसके लबों पर मुस्कान अपने आप आ गई थी। रुद्रवीर अब उसका हाथ अपने हाथ में लेता हुआ बहुत ही आराम से कहा, आपको कभी भी लगे आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप आराम से हमें बता सकती है। हम नहीं जानते कितना और क्या जानती है आप हमारे बारे में, तो इसलिए कह रहे हैं, इतने बुरे नहीं हैं हम जितना आप समझती है। रुद्रवीर की बात सुनकर अंबिका ने अपनी जीभ दबा ली। वो अब धीरे से बोली, हमें लगता था आप भी हमारे भाई सा की तरह ही बहुत गुस्सा करते थे, हमने यही सुना था, पर आप तो बहुत ही अच्छे हैं। आज अंबिका बोलते बोलते बहुत ही आराम से ये कह गई, पर अगले ही पल उसकी नजर रुद्रवीर पर पड़ी, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। अंबिका ने अपनी आंखें भींचते हुए अपने होठों को दबा लिया। अंबिका की इस प्यारी सी हरकत पर वो अब खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। रुद्रवीर ने उसकी तरफ देखा। वो अंबिका की चिन पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करके बहुत ही प्यार से सर्द आवाज में कहा, हमारी धड़कनों को यूं ही बढ़ा रही है, आप अब इस तरह तो सितम मत करिए रानी सा। उसकी ये सर्द आवाज और बातें सुनकर अंबिका के चेहरे पर एक लाली सी आ गई। उसने झट से अपना चेहरा झुका लिया, जो देखते ही रुद्रवीर हल्का सा हंस दिया। अंबिका का हाथ छोड़ते हुए रुद्रवीर ने अब मुस्कुराकर कहा, जाइए सो जाइए। अंबिका ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा, उसके बाद वो बेड की तरफ बढ़ गई। रुद्रवीर मुस्कुराते हुए उसके पीछे आ गया। अंबिका ने तकिया ठीक करके उसकी तरफ देखा, वो दाईं तरफ बैठ गया था। अंबिका उसके पास थोड़ी ही दूरी पर बैठी। उसने अब उसकी तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, हम हमेशा से ऐसे ही हैं, थोड़ी हिचकिचाहट होती है, वक्त ज्यादा लगता है हमें किसी से घुलने मिलने में। जी समझ गए हम, रुद्रवीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। उसको इस तरह से अपनी आंखों में देखते पाकर अंबिका झेप उठी। जयपुर अंडरस्कोर सुमेधा के मां बनने की खबर के बाद महल में जितनी खुशियां थी, उससे भी ज्यादा उसका मन परेशान था। वो जानती थी अभिमन्यु को उस पर यकीन नहीं करेगा। वो इस वक्त इसी सोच में गुम बालकनी में खड़ी थी। आंखों में एकदम सूनापन नजर आ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखों में इतनी देर से ठहरे हुए आंसू गालों तक आ गए। वो अब अपनी आंखें खोलकर अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने आप में बोली, माना थोड़ी गलती थी हमारी, पर हम इतने गलत भी नहीं थे जितना गलत आप हमें समझ रहे हैं कुंवर सा। अभिमन्यु अभी आया ही था, उसकी नजर सुमेधा पर पड़ी तो चेहरे पर एक बार फिर से गुस्सा उतर आया। वो अपने आप में ही बोला, आपने जो भी किया है उसके लिए आप माफी की हकदार तो नहीं है। सुमेधा अब कुछ ही देर बाद कमरे में आए। अभिमन्यु को देखते ही सुमेधा के कदम जहां थे वहीं ठहर गए। उस पर नजर पड़ते ही अभिमन्यु ने भी गुस्से से अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। उसकी ये बेरुखी देखकर सुमेधा का दिल भरने लगा था। वो अपने आप को सामान्य कर जैसे ही पलंग के पास आने लगी, अभिमन्यु ने कहा, एक कप चाय बनवा दीजिए।
अभिमन्यु की आवाज सुनते ही सुमेधा झट से जाने लगी। वो इतनी जल्दी में थी कि उसका पैर ही फिसल गया, लेकिन वो गिरती उससे पहले अभिमन्यु ने उसका हाथ थामकर उसे अपने करीब खींचा। सुमेधा घबरा गई थी, पर वो अब चैन की सांस ले रही थी। तभी अभिमन्यु ने सख्त आवाज में कहा, आपकी वजह से अगर हमारे बच्चे को कुछ हुआ तो उसके लिए सजा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी आप। सुमेधा ये सुनते ही उसको देखने लगी। अभिमन्यु ने उसे छोड़ा तो वो मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द इस वक्त साफ साफ नजर आ रहा था। वो अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, कभी एक वक्त हुआ करता था जब आपकी प्राथमिकता आपकी पत्नी हुआ करती थी। अभिमन्यु ने ये सुनते ही अपना चेहरा फेर लिया। सुमेधा चुपचाप वहां से निकल गई। उसके जाते ही अभिमन्यु ने अपनी आंखें भींच ली। वो एक गहरी सांस भरते हुए बोला, हमारी प्राथमिकता हमेशा आप रहती। अगर वो सब नहीं हुआ होता। पुरानी कोई बात उसे अब एकदम ही याद आने लगी और उसके चेहरे पर अब गुस्सा भी उतर आया था। सुमेधा और अभिमन्यु के बीच की ये उलझन अब अवंतिका जी की आंखों से छिपी ना थी। वो समझ नहीं पा रही थी, उनके जिस बेटे ने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया था, अचानक ऐसा क्या हो गया कि 2 साल से पहले ही उनके बीच इतनी उलझन ने जगह बना ली थी। वो अब भी अपनी इसी सोच में गुम थी। वो अब भी यही सोचती हुई अपने कमरे में बैठी हुई थी। वो यही सब सोचते हुए मन ही मन में बोली, अभिमन्यु से बात करनी होगी हमें। अपनी मर्जी से उन्होंने सुमेधा से विवाह किया, अब क्या हो गया है अचानक ही उन्हें। अवंतिका जी अब भी अपने ही ख्यालों में गुम थी। तभी कृष्णकांत जी आए। वो उनको इस तरह से देखकर बोले, आप परेशान लग रही है। उनकी ये आवाज सुनते ही अवंतिका जी एकदम ही अपने ख्यालों से बाहर आई। वो अब मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही अंबिका का ख्याल आ रहा था। उन्होंने बात पलट दी थी। कृष्णकांत जी भी ये सुनकर मुस्कुरा दिए। बेटी का नाम सुनते ही उनको भी उसकी याद आने लगी। कृष्णकांत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ समझ सकते हैं, हमें भी अपनी अंबिका की बहुत ही याद आ रही है। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, बात कर लीजिएगा। अवंतिका जी ने पलकें झपकाई। इस वक्त तो उनके मन में कोई और ही बात थी जो फिलहाल उनको परेशान कर रही थी। जोधपुर अंडरस्कोर शादी की लगभग सारी रस्में अब खत्म हो गई थी। अंबिका इन कुछ दिनों में ही सबसे कुछ घुल मिल गई थी। कनुप्रिया जी हो या साधना जी, दोनों उसके साथ बहुत नर्म थी। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकली, शिवराज जी को वहां से गुजरते हुए देखकर उसके कदम ठहरे। उसको देखते ही शिवराज जी ने कहा, आप ये चाबी रुद्र को दे दीजिएगा। अंबिका ने उनके हाथ से चाबी ली। शिवराज जी आगे बढ़ गए, पर अंबिका अब भी उस चाबी को देखती रह गई। उसे समझ नहीं ये कैसी चाबी थी। 2 पल तक उसने सोचा, फिर उसके बाद वो सीधा कमरे में आए। रुद्रवीर इस वक्त आईने के सामने खड़ा था। डार्क ब्लू कलर की शर्ट के साथ ब्लैक कलर की पेंट में वो काफी हैंडसम लग रहा था और अब वो कोट पहनने ही लगा था। तभी अपने आप को देखती अंबिका पर नजर पड़ी। अंबिका को इस तरह खुद को देखता पाकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर आप इसी तरह हमें देखते रहना चाहती है तो। उसकी आवाज सुनते ही अंबिका हड़बड़ा गई। उसने झट से अपनी गर्दन झुकाकर अपनी आंखों को हल्के से भींच लिया। रुद्रवीर के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। उसने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, आपको इस तरह परेशान होने की तो जरूरत नहीं है। अंबिका ने ये सुनते ही अपने आप को सामान्य किया। वो अब एकदम नॉर्मल होकर उसकी तरफ आए। रुद्रवीर की तरफ देखकर उसने वो चाबी आगे बढ़ाते हुए कहा, बाबा सा ने आपको देने के लिए कहा। जैसे ही उस चाबी पर नजर पड़ी, रुद्रवीर के चेहरे पर जो मुस्कुराहट अब तक नजर आ रही थी वो एकदम ही गायब सी हो गई थी। अंबिका ने ये बहुत ही गौर से देखा। वो जो अब तक स्माइल कर रहा था, उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था सारे भाव ही कहीं चले गए हो। रुद्रवीर ने अब अंबिका के हाथ से चाबी ली और वो चाबी रखने लगा। अंबिका उसे ही देख रही थी। उसके चेहरे पर बदले हुए ये भाव देखकर वो भी सोच में पड़ गई। आखिर ऐसा क्या था जो उसने इस तरह से रिएक्ट किया। वो कुछ नहीं कह रहा था, जो देखकर अब अंबिका ने धीरे से कहा, कुछ हुआ है क्या। उसके इतना कहते ही रुद्रवीर ने नामे गर्दन हिलाई। वो अब बिना किसी भाव के ही बोला, नहीं कुछ नहीं हुआ। रुद्रवीर ने कह तो दिया था, पर इन 3-4 दिन में जितना अंबिका ने उसे जाना था, उसके बाद वो साफ साफ समझ पा रही थी कोई तो बात थी जो उसने इस तरह से रिएक्ट किया। अंबिका ने अब उसे उसी तरह से कुछ पल तक देखते रहने के बाद कहा, आप परेशान लगे हो कुमसा। रुद्रवीर की नजरें ये सुनते ही उस पर आ रुकी। वो उसको देखता रह गया। अंबिका ने उसकी तरफ देखकर कहा, आप इस तरह से नहीं दिखे कभी, इसलिए पूछा। अगर हमारे मतलब की बात नहीं है तो हम माफी चाहेंगे। अंबिका ने अपनी नजरें झुका ली थी। उसे लगा शायद उसने ये सवाल कर सही नहीं किया, जबकि रुद्रवीर एकटक उसे देखता रह गया। उसकी नजरें अंबिका पर थी। वो उसके बारे में सोच रही थी।
उसने गौर किया उसका परेशान होना, ये सारी बातें उसको एक अजीब सा प्यारा सा एहसास दे रही थी। अंबिका का हाथ आहिस्ता से अपने हाथ में लेकर उसने उसकी चिन पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। अंबिका ने जैसे ही उसकी तरफ देखा वो उसकी आंखों में देखता हुआ गहराई से बोला, हमसे जुड़ी हर एक बात पर आपके मतलब की है, हमसे जुड़ी उतना ही हक है जितना हम पर। रुद्रवीर की ये बातें सुनकर अंबिका की नज़र उस पर ठहर गई। वो उसी तरह से उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, हमसे सवाल करने का हक है आपको, इसलिए हिचकिचाने की जरूरत नहीं, एकदम हक से सवाल कर सकती है आप। अंबिका ने ये सुनते ही उसकी तरफ देखा। एकदम ही उसे याद आया उसका अपना भाई अभिमन्यु ही अपनी पत्नी के साथ बेहद सख्त था। अंबिका उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती रह गई। रुद्रवीर के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अंबिका उसको इस तरह से एकटक देखे जो जा रही थी। रुद्रवीर के चेहरे पर आई स्माइल देखते ही अंबिका ने अब उसकी तरफ देखते हुए ही आहिस्ता से कहा, आप अचानक गंभीर हो गए थे, वो चाबी देखकर ऐसा क्या था? अंबिका का ये सवाल सुनते ही रुद्रवीर के होठों पर आए वो मुस्कान एक बार फिर से गायब सी हो गई। अंबिका ने नोटिस किया एक बार फिर उसी तरह के भाव उसके चेहरे पर नजर आ रहे थे। रुद्रवीर की ये बातें सुनकर अंबिका की नजर उस पर ठहर गई। वो उसी तरह से उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, हमसे सवाल करने का हक है आपको, इसलिए हिचकिचाने की जरूरत नहीं, एकदम हक से सवाल कर सकती है आप। अंबिका ने ये सुनते ही उसकी तरफ देखा। एकदम ही उसे याद आया उसका अपना भाई अभिमन्यु ही अपनी पत्नी के साथ बेहद सख्त था। अंबिका उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती रह गई। रुद्रवीर के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अंबिका उसको इस तरह से एकटक देखे जो जा रही थी। रुद्रवीर के चेहरे पर आई स्माइल देखते ही अंबिका ने अब उसकी तरफ देखते हुए ही आहिस्ता से कहा, आप अचानक गंभीर हो गए थे, वो चाबी देखकर ऐसा क्या था? अंबिका का ये सवाल सुनते ही रुद्रवीर के होठों पर आए वो मुस्कान एक बार फिर से गायब सी हो गई। अंबिका ने नोटिस किया एक बार फिर उसी तरह के भाव उसके चेहरे पर नजर आ रहे थे। रुद्रवीर कुछ कह ही नहीं रहा था, वो शांत था, पर उसके फेस पर बदले हुए ये एक्सप्रेशन देखकर अंबिका को समझ नहीं आ रहा था उसने जो पूछा वो सही था या नहीं। वो अब भी अपनी ही उलझन में उसे देखे जा रही थी। अंबिका पर नजर पड़ते ही रुद्रवीर को उसका सवाल याद आया। उसने अब एक लंबी सांस छोड़कर उसकी तरफ देखकर कहा, हमारे मां सा के कमरे की चाबी है। अच्छा, अंबिका ने एकदम ही कहा, पर जैसे ही अब उसके शब्दों पर ध्यान गया वो उसकी तरफ देखने लगी। उसे समझ नहीं आया था रुद्रवीर आखिर कहना क्या चाह रहा था। अंबिका के चेहरे पर आई उलझन देखकर ही उसके मन में आया सवाल रुद्रवीर को समझ आ गया था। 2 पल तक की चुप्पी के बाद उसने बहुत ही आराम से कहा, जी हमारी मां सा के कमरे की चाबी है ये। पर मां सा तो, अंबिका ने इतना कहा ही था तभी रुद्रवीर ने उसकी बात को काटते हुए कहा, वो बाबा सा की दूसरी पत्नी और केशवी की मां है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, पर उतनी ही हैरानी अंबिका के चेहरे पर नजर आ रही थी। वो एकदम ही हैरान होकर उसे देखती रह गई। अंबिका अब भी हैरान होकर उसे ही देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था रुद्रवीर ने जो भी कहा वो सच था। वो हैरानी से उसे देख रही थी तभी रुद्रवीर ने एक गहरी सांस लेकर बहुत ही आराम से कहा, हम 7 साल के थे जब हमारी मां सा का देहांत हो गया। उसके बाद दादी सा ने बाबा सा की दूसरी शादी करवा दी। हम इस शादी को कभी मान ही नहीं पाए थे। हम अपनी मां की जगह किसी और को दे ही नहीं सकते थे और हमें बहुत बुरा लगा था कि हमारे बाबा ने इतनी आसानी से हमारी मां की जगह किसी और को दे दी। धीरे धीरे आदत पड़ गई है, मां सा काफी अच्छी है, वो ख्याल रखती है हमारा। मां का दर्जा दे दिया हमने उन्हें, पर ये सच है वो हमारी सगी मां नहीं है। रुद्रवीर ने जितनी आसानी से ये बात कह दी थी उतनी ही ज्यादा हैरान इस वक्त अंबिका थी। वो बस हैरानी से उसे देखते रह गई। उसकी नजर रुद्रवीर पर टिकी रह गई थी, उसे देख रही थी। तभी रुद्रवीर ने एक बार फिर से कहा, हम जानते हैं आपको पता होना चाहिए था, ये हमारे जीवन का वो सच है जिसे लोगों को लगता है कि फर्क नहीं पड़ता, हालांकि हमें फर्क पड़ता है, पर फिर भी हमने नहीं बता, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। अंबिका ने इतना सुनते ही झट से कहा, नहीं नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हम तो बस आपको इसलिए देख रहे थे कि हमें लगा नहीं था, मतलब मां सा के साथ जिस तरह आपका रिश्ता है देखकर नहीं लगता कि वो आपकी सगी मां नहीं है। रुद्रवीर भी ये सुनकर मुस्कुरा दिया। पुराना वक्त याद करते हुए उसने गहरी सांस लेकर कहा, हमें कभी भी उनसे शिकायत नहीं थी, उन्होंने हमारा ध्यान रखा, वो बहुत कोशिश करती रही हमारी मां बनने की और उनकी इन कोशिशें को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने मां का दर्जा दे दिया। अंबिका शांत थी, वो उसके चेहरे पर दर्द देख पा रही थी जिसे वो छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। रुद्रवीर को देखकर कभी नहीं लगता था उसके मन में कोई बात होगी, उसे तो लगता था वो जो है मुंह पर है।
अंबिका की नजर उस पर टिकी रह गई। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। अंबिका ने इस तरह से देखते हुए कुछ पल बाद कहा, अच्छा तो आपने कभी बताया नहीं था, पर क्या हम इतना जान सकते हैं कि बाबासा से आपकी नाराजगी सही है क्या? रुद्रवीर ने उसका ये सवाल सुनकर उसकी तरफ देखा। वो एक बार फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए उसी अंदाज में बोला, शायद नहीं। उनके पास उनकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई थी, उन्हें पूरा हक है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का, और जो भी फैसला लिया वो सही था। उनकी दूसरी शादी का फैसला भी एकदम सही था, पर अपनी माँ का बेटा होने के नाते हमें ये हमेशा चुभता है कि हमारी माँ को भुलाने के लिए उन्हें 1 वर्ष भी नहीं लगा। हम जानते हैं कि जिंदगी अकेले गुजराना मुश्किल है, तो उन्होंने जो किया वो सही था, फिर भी कभी कभी लगता है कि हमारी माँ की उनकी जिंदगी में कोई जगह ही नहीं थी। अंबिका ये सुनकर शांत हो गई। वो बस उसे देखते रह गई। उसने जो कहा था वो सही कहा था। एक इंसान होने के नाते वो समझता था उसके बाबासा ने जो किया वो गलत नहीं किया, पर उसके मन की जो बात थी वो भी पूरी तरह से गलत नहीं थी। वो क्या सोच रहा होगा ये सोचकर अंबिका को उसके लिए बुरा लगने लगा। वो उसकी तरफ देखते हुए अब उसे समझा कर बोली, ऐसी बात नहीं होती। जरूरी तो नहीं है ना कि अगर बाबासा ने शादी का फैसला ले लिया तो वो माँ सा को बिल्कुल ही भूल गए होंगे। कुछ चीज इंसान बताता नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं उसके दिल में वो होता नहीं है। सब जताना नहीं जानते। आप नहीं समझेंगी, बहुत लंबी कहानी है, कभी आराम से बताते हैं आपको। रुद्रवीर ने उसकी बात काटते हुए जैसे ये कहा। अंबिका एक बार फिर नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी, मतलब अभी कुछ और भी ऐसा था जो उसे नहीं पता था। रुद्रवीर के चेहरे पर आए भाव देखकर वो महसूस कर पा रही थी उसने जो भी कहा था उसके पीछे कोई वजह तो थी। रुद्रवीर मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ देखकर बोला, ख्याल रखिएगा अपना, आते हैं हम शाम तक। इतना कहकर वो जैसे ही आगे बढ़ा, अंबिका ने आहिस्ता से कहा, परेशान मत होइएगा हुकुम सा। रुद्रवीर के कदम ठहर गए। उसके परेशान होने से उसे फर्क पड़ेगा, ये ख्याल उसके चेहरे पर अपने आप एक बड़ी से मुस्कुराहट ले आया था। उसने पलटकर अंबिका की तरफ देखा तो पाया वो नजरें झुकाए खड़ी थी, जो देखकर रुद्रवीर भी खुलकर मुस्कुरा दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जब इस तरह आप कभी भी हमसे बात कर तो नजरें मत चुराया करें, आते हैं। वो वहां से मुस्कुराते हुए निकल गया। उसके मन में जो भी था वो कहीं ना कहीं अब निकल चुका था, और अंबिका की बातें, उसका मुस्कुराता हुआ झुका चेहरा याद करके उसके लबों पर एक मुस्कुराहट बनी हुई थी। वो जैसे ही नीचे आया, सामने अपने बाबासा को देखते ही एक पल के लिए उसके कदम रुक गए। शिवराज जी ने उसकी तरफ देखकर कहा, आपको चाबी मिल गई? जी। रुद्रवीर ने बिना उनकी तरफ देख ही जवाब दिया और आगे बढ़ गया। उसके जाते ही शिवराज जी के चेहरे पर एक मायूसी उतर आई। वो उदास नजर आ रहे थे। उनके मन में भी कुछ था जो उनको परेशान कर रहा था। कनुप्रिया जी दूर से दोनों बाप बेटे को देख रही थी। वो रुद्रवीर को जाते हुए देखकर अपने आप में बोली, हम जानते हैं नाराज हैं आप, आपके मन की बात हम समझ नहीं पाए, पता नहीं हमें लेकर आप क्या सोचते हैं, पर हमारे लिए आप केशवी से भी पहले आते हैं। रुद्रवीर ऑफिस जाने के लिए निकल चुका था। वो कार में था और आज भी खुद ही गाड़ी चला रहा था। उसकी नज़र सामने सड़क पर थी, लेकिन दिमाग में वही अंबिका की कही बातें चल रही थी। आज जो उसने अंबिका को बताया वो बताने के बाद एक लंबे समय बाद उसे फिर से उसकी माँ की याद आने लगी थी। एक गहरी सांस लेकर उसने खुद में ही कहा, हमें ये पहले ही उन्हें बता देना चाहिए था। रुद्रवीर मीटिंग के लिए रेस्टोरेंट में आ गया था। वो इस वक्त अपने किसी क्लाइंट से बात कर रहा था। पेपर वर्क पूरा होने के बाद अब उसने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और कहा, कांग्रेचुलेशन मिस्टर रॉय। उसके इतना कहते ही सामने वाले आदमी ने भी उसे हाथ मिलाया और वो उठकर चला गया। उसके जाते ही रुद्रवीर जाने लगा, लेकिन तभी सामने एक शख्स आता हुआ नजर आया। वो कुछ कहता है या उसे इंसान की तरह देखा, उससे पहले ही वो शख्स बोल पड़ा, रुद्रवीर सिंह रघुवंशी। और उसको देखते ही उसके चेहरे पर आए सभी भाव गायब हो गए। सामने सम्राट सूर्यवंशी जो खड़ा था। सम्राट उसे देखकर कुटिलता से मुस्कुरा रहा था और उसे देखते ही रुद्रवीर ने खुद को शांत करते हुए कहा, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन तभी सम्राट ने गुस्से से कहा, पर हमें तो करनी है। तुम भूल सकते हो तुमने क्या किया है हमारा, पर हम कभी नहीं भूल सकते तुम्हारी वजह से हमने अपना क्या खोया है। रुद्रवीर उसकी बात सुनते ही उसकी तरफ देखने लगा और अगले ही पल उसने बहुत ही सख्ती से जवाब दिया, हमारी वजह से आपने कुछ नहीं खोया। जो हुआ वो बेवकूफ़ी थी, उसमें हम कभी भी जिम्मेदार नहीं थे। तो हमें फालतू में परेशान करना बंद कीजिए। और क्या लगता है आपको इस तरह हमें परेशान करके आप हमारी जिंदगी मुश्किल कर देंगे? तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारी जिंदगी आपके इन कारनामों से मुश्किल नहीं होने वाली। रुद्रवीर सिंह रघुवंशी को शायद अभी आप जानते नहीं हैं। उसकी ये बातें सुनकर सम्राट उसे घूरने लगा।
रुद्रवीर की नजर भी उस पर ही, दोनों एकदम गुस्से से एक दूसरे को देखे जा रहे थे। सम्राट ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें सच में लगता है तुम्हारी कोई गलती नहीं थी? इतना गलत होने के बाद तुम कैसे कह सकते हो? बहुत बड़े बेशर्म इंसान हो तुम, तुम्हारी वजह से हमने अपना। बोलते बोलते वो एकदम ही रुक गया और ये सुनते ही रुद्रवीर ने सख्त लहजे में ही कहा, हमारी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो और हमसे और हमारे परिवार से दूर रहो, वरना ना तुम भी जानते हो रुद्रवीर सिंह रघुवंशी आखिर चीज क्या है। लगभग उसे धमकी देते हुए वो वहां से निकल गया, लेकिन सम्राट अभी भी उसे जाते हुए गुस्से से घूर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ ही नजर आ रहा था। उसने गुस्से से अपने आप में कहा, इतनी आसानी से तुम्हें हम वो सब भूलने नहीं देंगे। तुम्हारी वजह से हमने जो खोया उसका बदला हम तुमसे किसी भी कीमत पर लेकर रहेंगे। रुद्रवीर उसकी बात सुनते ही उसकी तरफ देखने लगा और अगले ही पल उसने बहुत ही सख्ती से जवाब दिया, हमारी वजह से आपने कुछ नहीं खोया, जो हुआ वो बेवकूफ़ी थी, उसमें हम कभी भी जिम्मेदार नहीं थे, तो हमें फालतू में परेशान करना बंद कीजिए। और क्या लगता है आपको इस तरह हमें परेशान करके आप हमारी जिंदगी मुश्किल कर देंगे? तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारी जिंदगी आपके इन कारनामों से मुश्किल नहीं होने वाली। रुद्रवीर सिंह रघुवंशी को शायद अभी आप जानते नहीं है। उसकी ये बातें सुनकर सम्राट उसे घूरने लगा। रुद्रवीर की नजर भी उस पर ही, दोनों एकदम गुस्से से एक दूसरे को देखे जा रहे थे। सम्राट ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें सच में लगता है तुम्हारी कोई गलती नहीं थी? इतना गलत होने के बाद तुम कैसे कह सकते हो? बहुत बड़े बेशर्म इंसान हो तुम, तुम्हारी वजह से हमने अपना। बोलते बोलते वो एकदम ही रुक गया और ये सुनते ही रुद्रवीर ने सख्त लहजे में ही कहा, हमारी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो और हमसे और हमारे परिवार से दूर रहो, वरना ना तुम भी जानते हो रुद्रवीर सिंह रघुवंशी आखिर चीज क्या है। लगभग उसे धमकी देते हुए वो वहां से निकल गया, लेकिन सम्राट अभी भी उसे जाते हुए गुस्से से घूर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ ही नजर आ रहा था। उसने गुस्से से अपने आप में कहा, इतनी आसानी से तुम्हें हम वो सब भूलने नहीं देंगे। तुम्हारी वजह से हमने जो खोया उसका बदला हम तुमसे किसी भी कीमत पर लेकर रहेंगे। रुद्रवीर वहां से निकल चुका था, लेकिन सम्राट का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके चेहरे पर जो गुस्सा था वो साफ नजर आ रहा था। वो जाकर एक टेबल पर बैठ गया। कुछ ही देर में एक आदमी आया। सम्राट ने उसके बैठते ही कहा, हमने जो कहा था वो काम हुआ। वो आदमी जो उसके सामने बैठा था उसने गंभीरता से उसकी तरफ देखा और उसी तरह से उसकी तरफ देखते हुए वो बोला, साहब काम तो हो गया है, अंबिका के बारे में काफी कुछ पता चला है। रुद्रवीर वहां से ऑफिस आने के लिए निकल गया था। उसके दिमाग में सम्राट के कहीं बातें चल रही थी। वो जानता था सम्राट इस वक्त चुप नहीं रहेगा। वो काफी वक्त से उसके पीछे पड़ा था और आज जो उसने कहा वो सब याद करके अपने आप में ही कहा, पता नहीं किस तरह से समझाएं हम उनको, बेवजह की दुश्मनी मोल ले रहे हैं। हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से वो सब हुआ। जो भी हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। अपने केबिन में बैठा हुआ रुद्रवीर अभी भी इसी सोच में गुम था। तभी उसके केबिन का डोर लॉक हुआ। आवाज सुनते ही उसने कहा, कम इन। और जैसे ही उसने ये कहा दरवाजा खुला, एक लड़की अंदर आई। सामने खड़ी लड़की को देखते ही रुद्रवीर उठकर खड़ा हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, निहारिका आप कब आए? सामने खूबसूरत सी लड़की थी। गोरा रंग, काली गहरी आंखें, सफेद रंग के कुर्ते और जीन्स में वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसके होठों पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट थी। रुद्रवीर अपनी कुर्सी से उठता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। तभी निहारिका ने उसे घूरते हुए कमर पर हाथ रखकर कहा, तुम ये बताओ यहाँ महाराज अपनी शादी करके बैठे हो, मुझे बुलाना तक जरूरी नहीं समझा? कितने बड़े दुष्ट इंसान हो तुम। मतलब कम से कम इंसान अपने दोस्तों को एक बार इनवाइट ही कर देता है, पर नहीं, तुमने इनवाइट ही नहीं किया। इनवाइट करना छोड़ो, तुमने मुझे ये बताया भी नहीं कि तुम्हारी शादी हो गई। तुम्हारी शादी को 5वां दिन हो गया और तुमने अब तक मुझे नहीं बताया। निहारिका अपनी नाराजगी दिख रही थी और रुद्रवीर उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा भाई, गलती हो गई हमसे, हम सच में आपको बताना चाहते थे। तभी निहारिका ने उसकी बात काटते हुए कहा, पहले तो ये वाली टोन मत यूज करो। लगता है इतने दिन से मिले नहीं होना दोस्तों से, इसीलिए अपना ये राजा वाला भूत नहीं उतर पाए। आप तो बिल्कुल नहीं चलेगा, मैं बुरी नहीं हुई हूं। निहारिका ने उसकी बात काटते हुए मुंह बनाकर ही अपनी बात पूरी की और ये सुनते ही रुद्रवीर को हंसी आ गई। वो खुलकर हंस दिया था। उसको हंसते हुए देखकर निहारिका उसको घूर कर बोली, अब ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं है। बताओ मुझे अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया? और भाई ऐसी कौन सी हूर की परी मिल गई तुमको एक दिन में जो इतनी अचानक शादी कर ली? रुद्रवीर ने अपनी हंसी रोकते हुए उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा कर जवाब दिया,
कुछ ऐसा ही समझ लो कि हूर की परी है, पर शादी का ख्याल नहीं एक दिन में आया है और नहीं एक दिन में हमारी शादी हुई है। तुम्हें बताना था पर तुम्हारे मैनेजर से हमें पता चला तुम अपने कजन से मिलने यूएस गई हो, तो हमने तुम्हें डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा और तुम आए भी नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले हमारी बात हुई थी तुम्हारी मॉम से, तब उन्होंने भी बताया तुम अभी तक नहीं आए। निहारिका उसी तरह से घूरती रही और अपने दूसरा हाथ भी अपनी कमर पर रखते हुए उसने कहा, अच्छा बच्चू, तुम मेरी मॉम से बात कर सकते हो, मेरे मैनेजर से भी बात कर सकते हो, पर तुम्हें इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि तुम मुझे कॉल करो। बड़े कोई फिजूल दोस्त हो, मगर तुम भाई मुझे भी तो एंजॉय करनी थी तुम्हारी शादी। अच्छा माफ कर दो, हमें इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है, हम मिलवा देंगे तुम्हें अपनी पत्नी से। रुद्रवीर ने जैसे ये कहा, निहारिका ने मुंह बनाकर कहा, वो तो मैं आ गई ना इसलिए तुम्हें ये कहना पड़ रहा है, वरना जो तुम हो ना उसके बाद मुझे लग रहा है एक आध बच्चा हो जाता तब मुझे तुम्हारी शादी का पता चलता। रुद्रवीर उसकी ये बात सुनते ही झेप गया, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी जेब को छिपाते हुए कहा, ऐसी भी कोई बात नहीं है, न्यूज़पेपर वगैरह में आया था, तुमने भी ध्यान नहीं दिया ना यार, छोड़ो ना, अच्छा इधर बैठो, क्या लोगी। रुद्रवीर ने जैसे ही ये बोला, निहारिका ने उसे फिर आंख दिखाई और जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा वो बोला, अच्छा ब्लैक कॉफी हम मंगवाते हैं। रुद्रवीर ने ब्लैक कॉफी भिजवाने के लिए कॉल किया और उसके बाद उसकी तरफ देखा हुआ बोला, अच्छा ये तो बताओ कि अचानक से आना हुआ या फिर। वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही निहारिका ने उसकी बात काटते हुए कहा, इंडिया आते ही पता चला मुझे तुम्हारी शादी का और वहां अपना बैग रखकर यहां मैं तुमसे मिलने आई हूं। रुद्रवीर एक बार फिर उसकी बात सुनकर हंस दिया और उसने अपनी हंसी रोक के अब कहा, थैंक यू सो मच, कम से कम तुम्हें हमारा ख्याल आया। तभी निहारिका उसे सुनते हुए बोली, हाँ तुम्हें तो नहीं आया ना मेरा ख्याल। अच्छा ना भाई, सॉरी बोल तो रहे हैं। रुद्रवीर ने जैसे ये कहा, निहारिका हंस दी। उसने उसके गाल खींचते हुए कहा, बहुत क्यूट हो तुमसे ना कोई नाराज नहीं रह सकता। निहारिका उसकी बहुत अच्छी दोस्ती, दोनों के बीच एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी जो इस वक्त साफ नजर आ रही थी। अंबिका ने जब से रुद्रवीर की मां के बारे में जाना था तब से उसके मन में यही बात चल रही थी। वो इस वक्त कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उसने देखा सामने नौकरानी थी। अंबिका उठकर खड़ी हुई, तभी उस नौकरानी ने कहा, बहू रानी सा, आपको नीचे रानी सा और बड़ी रानी सा बुला रहे हैं। अंबिका ने गर्दन हिलाई और धीरे से बोली, जी हम आते हैं। उसके इतना कहते ही वो नौकरानी चली गई। अंबिका ने भी अब अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और बाहर निकल गई। वो जैसे ही नीचे आई उसने देखा हॉल में इस वक्त सबके साथ रुद्रवीर और एक लड़की भी थी। उस लड़की को वो पहचान नहीं पाई, लेकिन वो सबके बीच खड़ी हो गई। उसके आते ही निहारिका की नजर अंबिका पर पड़ी, वहां से देखती रह गई। सच में बहुत खूबसूरत थी। अंबिका को देखते रहने के बाद निहारिका ने अब रुद्रवीर की तरफ देखकर आंखें मटकाते हुए कहा, वाह बहुत सही इंसान मिल गई तुम्हें, बहुत खूबसूरत है। तभी जनाब ने इस तरह शादी कर ली ताकि कोई उसकी बीवी को नजर ना लगा दे। उसकी बातें सुनकर जहां सब मुस्कुरा दिए, वहीं अंबिका नासमझी से उसे देख रही थी। वो पहचान नहीं पाई थी वो कौन थी। अंबिका की नजरों में सवाल देखते ही रुद्रवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारे दोस्त निहारिका। निहारिका ने आगे बढ़कर अंबिका से हाथ मिलाया तो अंबिका हल्का सा मुस्कुरा दी। निहारिका एक बार फिर रुद्रवीर के पास आकर बैठ गई। उसके पास बैठते ही उसने मुंह बनाकर कहा, लेकिन कुछ भी कहो, तूने मुझे बुलाया नहीं है, ये बात मैं भूल ही नहीं। इतना सुनते ही रुद्रवीर ने अपना सर पकड़ लिया। अरे हमारी माँ, माफ कर दो तुम हमें। यार तुम एक बात को लेकर बैठ गई हो, हमने इनविटेशन के लिए बोला था, यहाँ तक कि आंटी और अंकल आए थे, पर हमने तुम्हें बताने से मना कर दिया क्योंकि हम सोच रहे थे हम खुद बताएंगे। पर उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही निहारिका ने उसकी बात काटते हुए कहा, उसके बाद तुम अपनी खूबसूरत सी बीवी में बिजी हो गए, तुम्हें कुछ नजर नहीं आया होगा। रुद्रवीर इतना सुनते ही झेप उठा। तभी अभिराज ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, निहारिका दी ये बात बिल्कुल सही कही। अरे अभी आज भाई ने ऑफिस स्टार्ट किया, वरना इससे पहले जब भी वो यहाँ बैठे होते तो उनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ भाभी पर टिकी होती थी। अंबिका ने ये सुनते ही उसे देखते हुए अपनी नजरें झुका ली और रुद्रवीर उसे घूरने लगा। तभी केशवी बोल पड़ी, नहीं भाई, इस बार ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच में ऐसा ही था। घर के बाकी लोग हंस पड़े और निहारिका ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, वाह, ये तो शादी के दूसरे दिन ही बदल गया। ये वही इंसान है जो कहता था इतनी आसानी से किसी को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी जा सकती, इतना ज्ञान देता था ये, और अब देखो। कनुप्रिया जी जो ये सब देख रही थी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो हमारी बहू है ही इतनी प्यारी, क्या करेंगे वो, और हमारे लिए तो ये सबसे अच्छी बात होगी कि हमारा बेटा एक बहुत अच्छा पति साबित हो।
अपनी माँ की बात सुनकर रुद्रवीर मुस्कुरा दिया। अंबिका ये नोटिस कर रही थी। दोनों के बीच कहीं नहीं लगता था कि उनके बीच कोई नाराजगी होगी या रुद्रवीर अपनी माँ को पसंद नहीं करता। वो निहारिका को देख रही थी जो रुद्रवीर से लगातार बात किए ही जा रही थी और वो भी उसकी बातों का जवाब दे रहा था। वो जिस तरह से उससे बात कर रही थी उससे साफ दिख रहा था कि दोनों के बीच एक बहुत गहरा रिश्ता था, गहरी दोस्ती थी। अंबिका कुछ पल तक देखती रही, उसके बाद वे धीरे से आकर साधना जी के पास बैठ गई। रुद्रवीर जो निहारिका से बातों में लगा था उसकी नजर एकदम ही अंबिका पर पड़ी। अंबिका को निहारिका को देखता पाकर वो मुस्कुरा दिया। साधना जी जो अंबिका के पास बैठी हुई, उन्होंने अब धीरे से अंबिका से कहा, ये लड़की ऐसी है, जब भी आती है रुद्र से ऐसे चिपक जाती है जैसे इनके अलावा कोई जानता ही नहीं है उन्हें। कुछ ज्यादा ही वो हक जताती है उन पर। हम मानते हैं दोस्ती है, पर पता नहीं इन दोनों की दोस्ती हमें तो समझ नहीं आती। अंबिका ये सुनकर एक बार फिर से रुद्रवीर की तरह देखने लगी और उसने मुस्कुराते हुए उसी धीरे से अंदाज में कहा, चाची सा दोनों काफी करीब है इसीलिए ऐसा होगा, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। अरे आप समझ नहीं रही हमारी बात। रुद्र ने इसी वजह से भाभी सा और माँ सा के कहने पर ही नहीं बुलाया था, क्योंकि साधना जी बोलते बोलते एकदम ही रुक गई और अंबिका नासमझी से उन्हें देखने लगी। रुद्रवीर जो निहारिका से बातों में लगा था उसकी नजर एकदम ही अंबिका पर पड़ी। अंबिका को निहारिका को देखता पाकर वो मुस्कुरा दिया। साधना जी जो अंबिका के पास बैठी हुई, उन्होंने अब धीरे से अंबिका से कहा, ये लड़की ऐसी है, जब भी आती है रुद्र से ऐसे चिपक जाती है जैसे इनके अलावा कोई जानता ही नहीं है उन्हें। कुछ ज्यादा ही वो हक जताती है उन पर। हम मानते हैं दोस्ती है, पर पता नहीं इन दोनों की दोस्ती हमें तो समझ नहीं आती। अंबिका ये सुनकर एक बार फिर से रुद्रवीर की तरह देखने लगी और उसने मुस्कुराते हुए उसी धीरे से अंदाज में कहा, चाची सा दोनों काफी करीब है इसीलिए ऐसा होगा, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। अरे आप समझ नहीं रही हमारी बात। रुद्र ने इसी वजह से भाभी सा और माँ सा के कहने पर ही नहीं बुलाया था, क्योंकि साधना जी बोलते बोलते एकदम ही रुक गई और अंबिका नासमझी से उन्हें देखने लगी। साधना जी ने अब उसी धीरे से अंदाज में कहा, भाभी सा और माँ सा को लगता है निहारिका रुद्र को पसंद करती है। इससे पहले भी एक लड़की थी, उसकी वजह से बहुत तमाशा हुआ था, इसीलिए माँ सा ने सीधा रुद्र को मना कर दिया था कि वो निहारिका को ना ही बुलाए। रुद्र वैसे मानते तो नहीं, वो उनकी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन माँ सा के आगे वो कुछ बोल नहीं पाए और वैसे भी अच्छा था ये उसे वक्त यहाँ थी नहीं। साधना जी की पूरी बात सुनकर अंबिका ने एक बार फिर निहारिका की तरफ देखा। निहारिका इस वक्त भी रुद्रवीर से बहुत ही आराम से बात कर रही थी, जो देखकर उसने दादी सा की तरफ देखा। वो मुंह बनाए बैठी थी। कनुप्रिया जी उनको इशारे से शांत रहने का इशारा कर रही थी। वो अब उठकर वहां से चली गई। कनुप्रिया जी ने सिर पकड़ा और अब वो उनके पीछे चल दी। अंबिका ये सब नोटिस कर रही थी। उसने एक नज़र रुद्रवीर को देखी। वो देख पा रही थी इस वक्त को अपनी माँ और दादी की तरफ ध्यान दे रहा था, जो यहाँ से जा चुकी थी। अंबिका ने उसकी तरफ देखा और जैसे ही रुद्रवीर की नजरों टकराई, अंबिका ने इशारा करके अपनी पलकें झपकाकर खुद जाने का इशारा किया। रुद्रवीर के होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई और अंबिका उठकर वहां से दादी सा के कमरे के तरफ चल दी। दादी सा कमरे में बैठी थी। कनुप्रिया जी उनके पीछे जैसे ही आए, उन्होंने नाराजगी से कहा, हम आपको कहते हैं पर आप हमारी बात नहीं सुनती है। रुद्र से कहिए ये लड़की हमें कुछ ठीक नहीं लगती। इस तरह से क्या मतलब बनता है इतना नाराज होने का। अगर उन्हें नहीं बुलाया तो इसमें इतना नाराज होने जैसी कोई बात नहीं थी। कनुप्रिया जी ने बहुत ही धीरे से कहा, मासा समझने की कोशिश नहीं कर रही, वो उनकी दोस्त है, हम जानते हैं, हमें भी नहीं सही लगता। हमने रुद्र से बात की थी, पर जब से उन्होंने कहा है कि वो उनको इतनी आसानी से अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकते, हम नहीं कर पा रहे हैं कुछ। निहारिका उनकी जिंदगी में तब थी जब उनकी नाराजगी पूरे परिवार से चल रही थी। बहुत गहरी दोस्ती है उनकी, इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। दादी से ये सुनकर नाराजगी से कनुप्रिया जी की तरफ देखने लगी। तभी अंबिका ने आते हुए बहुत ही धीमी आवाज में कहा, दादी सा दोस्ती तो बुरी नहीं होती ना, और हम लोगों ने हमेशा अपने बड़ों से सीखा है, जो हमारे मुश्किल में साथ दे उसे हमेशा जिंदगी में रखना चाहिए। खुशी में सब साथ देते हैं, पर जब तकलीफ में कोई साथ दे तो उसे भूला नहीं जा सकता। अंबिका की बात सुनकर ईश्वरी जी शांत हो गई। वो उसकी तरफ देखने लगी। कनुप्रिया जी के होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई और उन्हें कहा, जी माँ सा, हम भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरह हमें भी नहीं पसंद आता रुद्र का उनसे ज्यादा घुलना मिलना, पर क्या कर सकते हैं, रुद्र की जिंदगी में वो एक बहुत ही अहम हिस्सा है। दादी सा मुंह बनाए देखे जा रही थी तो अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी बड़ी बात नहीं है, आप परेशान मत होइए, और अगर आपको फिर भी परेशानी होगी तो हम बात करते हैं उनसे।
दादी सा और कनुप्रिया जी ने जैसे ये सुना वो उसकी तरफ देखने लगी। कनुप्रिया जी झट से बोली, आपको बात करनी चाहिए बेटा। हम इसलिए नहीं कह रहे कि हमें दोस्ती से या फिर निहारिका के यहाँ आने जाने से परेशानी है। जिस तरह की वो है, जिस तरह वो रुद्र पर हक जताती है, जिस तरह का उनका रवैया है, उसे कुछ अजीब लगता है। हमारी नजरों में तो कम से कम लगता है। पता नहीं क्यों कुछ है जो शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप एक बार कोशिश कीजिए, आप उनसे बात कर पाए। कुछ देर बाद निहारिका यहाँ से जा चुकी थी। उसके बाद सभी लोग एक साथ रात का खाना खा रहे थे। दादी सा ने एक नज़र रुद्रवीर की तरफ देखकर कहा, चली गई आपकी दोस्त? रुद्रवीर जो खाना खा रहा था ये सुनते ही उसके हाथ रुक गया और उसने अपनी दादी की तरफ देखकर बिना किसी भाव के सपाट लहजे में जवाब दिया, दादी सा आपके कहने पर हमने उनको पर्सनली इनवाइट नहीं किया, उनको शादी के बारे में भी नहीं बताया, लेकिन अब अगर आप चाहेंगी हम उनसे बिल्कुल ही बात बंद कर दें या फिर वो हमसे बात ना करें, हमारी जिंदगी में पूरी तरह से ना रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है और इससे ज्यादा अच्छे से हम आपको नहीं समझा सकते। इतना कहकर वो खाना छोड़कर उठ गया था। अंबिका उसे जाते हुए देखते रह गई। कनुप्रिया जी जैसे ही उठने लगी, शिवराज जी ने उनको रोकते हुए कहा, रहने दीजिए, आप इस वक्त नहीं खाएंगे। उनका गुस्सा आप जानती हैं हमसे बेहतर। कनुप्रिया जी के कदम भी ठहर गए थे, पर अंबिका जो रुद्रवीर को जाते हुए देख रही थी उसके चेहरे पर हिचकिचाहट साफ नजर आ रही थी। वो चाहकर भी अब खाना खा नहीं पा रही थी, उसका ध्यान बार बार उस पर जा रहा था। कुछ देर बाद उसने थोड़ा बहुत खाया और उठ गई। वो रुद्रवीर के लिए खाना लेकर कमरे की तरफ जाने लगी। शिवराज जी ने जब उसे जाते हुए देखा, वो कुछ कहने ही लगे थे, तभी कनुप्रिया जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और पलकें झपकाकर उनको शांत रहने का इशारा किया। रुद्रवीर भी इस वक्त अपने कमरे में था। उसका मन कुछ उलझा हुआ लग रहा था। निहारिका उसकी बचपन की दोस्त थी, उसे याद था अपनी मां की मृत्यु के बाद वो कुछ समय के लिए यहां से एकदम दूर हो गया था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ था कि उसे वापस यहां आना पड़ा। तभी उसे निहारिका मिली थी। वो जो अपने परिवार से बहुत दूर हो गया था, उसके अंदर का बचपना जो मरने लगा था, उसे निहारिका ने कहीं ना कहीं जिंदा किया था। उसने उस वक्त से लेकर उसका हर समय बहुत साथ दिया था। वो उस पर बहुत हक जताती थी। वो उसे लेकर बहुत पजेसिव भी हो जाती थी, जो उसके घर वालों को पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी नजरों में ये सिर्फ उसकी दोस्ती थी। रुद्रवीर अभी उलझा हुआ अपनी ही सोच में गुम था, तभी कमरे पर दस्तक हुई। आवाज सुनते ही उसने कहा, मां सा हमें भी नहीं खाना, प्लीज आप जाइए यहां से। अंबिका जो दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी बात सुनकर उसके कदम ठहर गए और उसकी तरफ देखने लगी। उसने अभी गहरी सांस ली और कमरे में आकर टेबल पर खाना लगाने लगी। रुद्रवीर ने जैसे ही आवाज सुनी, उसने पलटकर देखा और सामने अंबिका को देखते ही वो ठहर सा गया। अंबिका टेबल पर खाना रखते हुए अपनी मधुर आवाज में बोली, खाने से नाराजगी नहीं दिखाई जाती हुकुम सा। रुद्रवीर जो कुछ उलझा हुआ था, उसने एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसे देखकर कहा, इस वक्त सच में मन नहीं है आप? उसने इतना कहा ही था, तभी अंबिका उठकर खड़ी हुई और उसके सामने आकर उसने कहा, बुरा मत मानिए ना, पर हमें नहीं अच्छा लगा। रुद्रवीर ने नासमझी से उसकी तरफ देखा और बोला, क्या नहीं अच्छा लगा आपको? अंबिका उसकी तरफ देखते हुए बहुत ही आहिस्ता से बोली, आपका गुस्सा, अन्न का अपमान हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। वो कुछ कहता है उससे पहले ही अंबिका ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर सोफे की तरफ आते हुए बोली, आप आराम से बैठकर खाना खा लीजिए, खाने पर नाराजगी नहीं दिखाई जाती। रुद्रवीर बस अपने हाथ को देखता रह गया। वो अंबिका जो उसकी तरफ देखते ही हिचकिचा जाती थी, उसने सामने से उसका हाथ थामा था। ये उसके लिए तो बहुत बड़ी बात थी। वो उसे देखता ही जा रहा था और अंबिका ने अब जैसे ही उसकी तरफ देखा, उसे इस तरह खुद को देखता पाकर वो ना समझी से उसे देख रही थी। तभी उसका ध्यान उसके हाथ पर गया जो उसने थाम रखा था। अंबिका ने झिझकते हुए उसका हाथ छोड़ा और बोली, अब खाना खा लीजिए। रुद्रवीर के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वो सोफे पर बैठा। अंबिका जैसे ही वहां से जाने लगी, रुद्रवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे अपने हाथ बैठे हुए बोला, अकेले खाना खाना नहीं अच्छा लगता, हमें बैठिए आप। अंबिका पहले तो हिचकिचा रही थी, उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसके बाद वो आराम से उसके पास ही बैठ गई। रुद्रवीर भी खाना खाने लगा। अंबिका के जहन में एक तरफ साधना जी की बातें चल रही थी और एक तरफ कनुप्रिया जी और दादी सा की बातें। निहारिका उसे लेकर कुछ पजेसिव तो थी, उसकी बातों से भी साफ लगता था वो उसे पर अपना हक जताती थी। ये एक ख्याल आते ही अंबिका को लगता है शायद घर वाले सही बोल रहे थे, लेकिन अगले ही पल उसे लगता दोस्ती गहरा रिश्ता होता है, इसीलिए शायद कोई समझ नहीं पा रहा। वो अभी अपनी ही सोच में गुम थी। अंबिका ने अब रुद्रवीर की तरफ देखा, वो खाना खा चुका था। अंबिका ने उसकी तरफ देखते हुए आहिस्ता से पूछा, आपकी दोस्त के बारे में बताया नहीं आपने?
रुद्रवीर ने जैसे ही ये सुना वो एक पल के लिए शांत हो गया और एक पल के बाद उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब हमारी मां सा की मृत्यु हो गई थी उसके बाद हम अपने ननिहाल चले गए थे। वहां भी हमारी ज्यादा किसी से बात नहीं होती थी। एक बार एक अपनी उम्र से कुछ छोटी लड़की से दोस्ती हुई। वहीं हम जिस तरह के हो गए थे उसके बाद कोई हमसे बात ही नहीं करता था क्योंकि हम कुछ बोलते ही नहीं थे। हमारा ध्यान सिर्फ हमारी मां पर लगा रहता। नानी सा हमें ठीक करने की बहुत कोशिश करती थी लेकिन हम उनकी बात भी नहीं सुनते थे। तब उनकी सहेली की नातिन आई थी, बहुत चंचल थी। वो हमसे बात करने की बहुत कोशिश करती थी। हम बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, ऐसे ही थे हम। लेकिन उनकी कोशिशें के बाद धीरे धीरे हमें कहीं ना कहीं उनसे बात करने की आदत हो गई थी। छोटी थी वो हमसे लेकिन उसके बाद भी इतना ख्याल रखने लगी थी। बहुत आदत सी हो गई थी हमें उनकी। पर फिर हमको जाना पड़ा और हम जो कभी भी यहाँ वापस नहीं आना चाहते थे हमें वापस आना पड़ा। दादा सा की तबीयत खराब हो गई थी तो हमें उनकी वजह से आना पड़ा और उसके बाद हम वापस चले जाते लेकिन तब तक हमारी नानी सा नहीं रही। नानी सा के जाने के बाद हम कभी वहां गए ही नहीं। तो वो जो दोस्त थी वह भी गायब हो गई, पता नहीं कहाँ होगी। कौन थी हम इतने अच्छे से जानते भी नहीं, अब तक याद भी नहीं। लेकिन उसके बाद जब हम यहाँ आए थे, यहाँ रहने लगे, तब से निहारिका ने हमारा बहुत साथ दिया। हमें दोस्ती जैसे लफ्ज पर यकीन नहीं था लेकिन वो बचपन से हमारे साथ रही। हमारा सबसे ज्यादा साथ दिया है उन्होंने। हम कैसे उनको छोड़ सकते हैं सिर्फ इसलिए कि वो हम पर हक जता रही है। दोस्ती में हक दिए जाते हैं, पता नहीं ये लोग समझना क्यों नहीं चाहते। पर हमारी नज़र में निहारिका हमारे लिए जो है वो हम नहीं बता सकते। वो हमारे लिए परिवार से भी बढ़कर है। रुद्रवीर ने अंबिका की तरफ देखा। उसकी नजरें एकटक उस पर ठहर गई थी। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो बस उसे देखे जा रही थी। और रुद्रवीर में जब उसकी तरफ देखा उसे कुछ अजीब लगा। अंबिका ने कभी उसे इस तरह से तो नहीं देखा था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।